पुस्तक 32 अध्याय 7 पहला शून्य सागर जेडसील वेवशिफ्ट दायरे को कवर करने के लिए हार्टफोल्ड प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत आसान था। इस समय वेवशिफ्ट दायरे में कुल 20 से ज्यादा हार्टफोर्स कल्टीवेटर मौजूद थे। उन सभी ने वेवशिफ्ट दायरे को स्कैन करने और उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से स्कैन करने के लिए अपने हार्टफोल्ड प्रोजेक्शन भेजे जहां पहला वोइडजी जेडसील स्थित था। इस क्षेत्र को कवर करने वाले कई हार्टफोल्ड प्रक्षेपण थे, जिनमें निंग का भी शामिल था, लेकिन किसी भी हार्टफोल्ड प्रक्षेपण में कोई आपत्तिजनक तत्व नहीं था। इसलिए किसी भी हार्टफोल्ड प्रक्षेपण ने दूसरों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। अगर उनसे वास्तव में लड़ने का फैसला किया जाता तो विभिन्न हार्टफोल्ड प्रक्षेपणों की शक्तियां आपस में टकरा जाती और जी निंग और डाउलॉर्ड सोलेमन जैसे दूसरे दर्जे के हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स के प्रक्षेपण तुरंत ध्वस्त हो जाते। वाइनसेज, सेटलॉर्ड टाइमड्रीम और पैलेस लॉर्ड क्लाउडवॉकर तीनों ही सर्वोच्च हार्टफोर्स कल्टीवेटर थे। अगर वे एक दूसरे के विरुद्ध अपने हार्टफोल्ड प्रक्षेपण भेजते तो नतीजा ये होता कि उनमें से कोई भी उस क्षेत्र को स्कैन नहीं कर पाता। हृदय जगत के प्रक्षेपणों के साथ लड़ाई के परिणामस्वरूप किसी के लिए भी उस क्षेत्र को स्कैन करना असंभव हो जाता। इसलिए सभी ने शांतिपूर्ण व्यवहार किया और चुपचाप उस क्षेत्र को स्कैन किया। अरे, जी निंग अब उसे देख पा रहा था। उसने एक ऊंची पर्वत श्रृंखला देखी जिसके भीतर सफेद रोशनी का एक चमकदार स्तंभ था। वॉल्जी जेडसील ठीक उसी पर्वत के अंदर स्थित है। निंग ने मुड़कर नाइन डस्ट, सोलेस्की और बैडलैंड्स की ओर देखा। ये पर्वत विभिन्न सुरक्षात्मक अवरोधों और मुहरों से सुरक्षित है। हमारे हृदयलोक प्रक्षेपणों के लिए उन अवरोधों को पार करना संभव नहीं है। हार्टफोल्ड प्रक्षेपणों ने जमीन के एक बड़े हिस्से को कवर किया था, लेकिन कुछ खास तरह की संरचनाएं और अवरोध थे जो उन्हें बाधित कर सकते थे। दरअसल कुछ संरचनाएं इतनी मजबूत और इतनी गुप्त थीं कि हार्टफोल्ड प्रक्षेपण उनकी मौजूदगी का पता भी नहीं लगा सकते थे। हालांकि कुछ संरचनाएं सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थीं। जहां तक इस पर्वत श्रृंखला को कवर करने वाली संरचनाओं का सवाल है, तो उन्होंने सभी प्रकार की जासूसी को पूरी तरह से रोक दिया था। चलो जल्द से जल्द वहां चलते हैं। अगर हम बहुत धीमे रहे तो शायद कोई और उस पर कब्जा कर लेगा, निंग ने तुरंत कहा। चलो तुरंत चलें। निंग और बाकी लोग तुरंत तेजी से उड़ने लगे और बैडलैंड्स ने उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता बताने के लिए अनगणित का इस्तेमाल करने में मदद की। आखिरकार यहाँ कुछ बहुत ही छिपी हुई संरचनाएं थीं। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे उनमें से किसी एक में फंस सकते थे। वॉल्जी जेडसील यही है, वह हमारे काफी करीब है। 7 लोगों का डाउनलॉड दस्ता उत्साह से भर गया। सील सचमुच उनके काफी करीब थी। स्वूश 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 वे सभी प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए और पूरी गति से उस दिशा की ओर उड़ गए। भाई वाइनसेज, भाई टाइमड्रीम, हम वॉल्जी जेडसील्स को उनके हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। भाई टाइमड्रीम, आपका हृदयलोक प्रक्षेपण सबसे शक्तिशाली है। इसका उपयोग उन्हें दबाने के लिए करें या हो सके तो उन्हें मार भी डालें। एक मानसिक आवाज गूंजी। सहमत हूँ टाइमड्रीम, तुम करो। सहमत हूँ। इसके लिए क्षमा करें मेरे हार्टफोर्स कल्टीवेटर मित्रों। सेटलॉर्ड टाइमड्रीम को डाउनलॉड्स में 5वां स्थान प्राप्त था, रेडिएंट किंग के बाद दूसरे स्थान पर। लेकिन वह वाइनसेज से अलग था। वाइनसेज ने साथ साथ हार्टफोर्स का प्रशिक्षण लिया, जबकि सेटलॉर्ड टाइमड्रीम ने अपना सारा ध्यान हार्टफोर्स पर केंद्रित किया। उसका हार्टफोल्ड प्रक्षेपण वाइनसेज और पैलेस लॉर्ड क्लाउडवॉकर से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। दबाव, धमाका, 7 डाउनलॉड्स के ऊपर एक हृदयलोक प्रक्षेपण अचानक शक्ति से फट गया। वाइनसेज और जी निंग सहित बाकी सभी हृदयलोक प्रक्षेपण तुरंत चकनाचूर हो गए। बेशक यह इतनी आसानी से इसलिए संभव हुआ क्योंकि सभी के हृदयलोक प्रक्षेपण स्कैनिंग मोड में थे और उनमें कोई आपत्तिजनक तत्व नहीं था जिससे उन्हें नष्ट करना आसान हो गया। यह एक धुंधला भ्रामक संसार था जिसमें एक सर्वोच्च देवता विराजमान था जो ऊंचे स्थान पर बैठा था तथा असंख्य जीव उसके समक्ष समर्पण भाव से दंडवत थे। आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। 7 डाउनलॉड्स के मन में अनगिनत आवाजें गूंज उठीं, जैसे भयानक हृदयलोक का प्रक्षेपण उन पर एक असीम विशाल पर्वत की तरह दबाव डाल रहा हो। एक भूरे वस्त्रधारी वृद्ध महिला ने एक दयनीय चीख निकाली, क्योंकि वह प्रक्षेपण से बुझ गई थी। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? एक और डाउनलॉर्ड ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर प्रक्षेपण की कुचल शक्ति के तहत विघटित हो गया। हालांकि अन्य 5 डाउनलॉर्ड जीवित बचने में कामयाब रहे। केवल कुछ ही द्वितीय श्रेणी के डाउनलॉर्ड्स के पास अभेद्य रूप जैसी तकनीकें थीं। उदाहरण के लिए निंग के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। यहाँ तक कि नाइन डस्ट सेटलॉर्ड के पास भी ऐसी क्षमता तक पहुँच नहीं थी जब तक कि वह चौथे चरण का डाउनलॉर्ड नहीं बन गया। इन 5 के पास हृदयलोक प्रक्षेपण का सीधा सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या ही शक्तिशाली हृदयलोक प्रक्षेपण है। 5 डाउनलॉर्ड्स ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे दलदल में फंस गए हों। अब वे बेहद धीमी गति से चल रहे थे और शायद अपनी सामान्य गति के ज्यादा से ज्यादा 1% की गति से ही उड़ पा रहे थे। यह जरूर सेटलॉर्ड टाइमड्रीम ने ही अपनी चाल चली होगी। वे 5 पूरी तरह से चकित थे। वे दूसरे दर्जे के डाउनलॉर्ड थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके और अनंत प्रदेशों के सबसे श्रेष्ठ डाउनलॉर्ड्स के बीच कितना बड़ा अंतर है। वे बस इतना जानते थे कि उन डाउनलॉर्ड्स को चुनौती देना आत्महत्या के समान था। ये याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स की भी शक्ति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए डाउनलॉर्ड शाका को वर्तमान में 13वें स्थान पर रखा गया था। अगर कुछ कम महत्वपूर्ण डाउनलॉर्ड्स को भी इस रैंकिंग में शामिल कर लिया जाता तो शायद उन्हें और भी पीछे धकेल दिया जाता। हालांकि सेटलॉर्ड टाइमड्रीम अलग था। वह सबसे शक्तिशाली शुद्ध हार्टफोर्स कल्टीवेटर था। धिक्कार है
उन पांचों में से एक छोटे कद का और गोल मटोल एलियन अचानक अपने हाथों में एक काले धातु का पदक लेकर आया। जैसे ही उसने उसे कुचला, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। धमाका! उसके छोटे और मोटे शरीर के चारों ओर काली रोशनी का एक प्रभामंडल प्रकट हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि हृदय लोक के प्रक्षेपण से उसे जरा भी परेशानी न हो। अब जाने का समय हो गया है। छोटे कद के एलियन ने हृदय जगत के प्रक्षेपण के दबाव को सहते हुए नाटकीय ढंग से गति बढ़ा दी। डाउनलॉर्ड रेड जिम, तुम कमीने। बाकी 4 डाउनलॉर्ड्स पीले पड़ गए। हालांकि उनके पास भी कुछ खजाने थे, लेकिन वे हार्टवेल प्रक्षेपण के भार और दबाव के आगे बेकार थे। कुछ पालौकिक स्पेसटाइम में भागने के लिए थे, कुछ आक्रामक प्रकृति के थे। उनमें से कोई भी अभी उपयोगी नहीं था। वे आक्रामक खजाने का क्या करेंगे? खाली जगह पर हमला करेंगे। हार्टवेल प्रक्षेपण शक्ति के भ्रामक प्रक्षेपण थे। केवल डाउनलॉर्ड रेडगिम द्वारा इस्तेमाल किए गए खजाने जैसे खजाने, एक ऐसा खजाना जो पूरे शरीर की पूरी तरह से रक्षा कर सके और किसी भी चीज को उस पर असर करने से रोक सके, ही काम आ सकते थे। हालांकि वे खजाने अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। झपट्टा! बस 3 सेकंड बाद डाउनलॉर्ड रेडगिम उस पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया और सीधे उसके अंदर घुस गया। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी वॉर्ड जे डसील। बाकी 4 डाउनलॉर्ड्स बेहद चिंतित थे। हालांकि वे सभी एक ही दस्ते के थे और बहुत पहले ही एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की आजीवन शपथ ले चुके थे, फिर भी उनमें से कोई भी यह मौका किसी और को देने के लिए बाध्य नहीं था। वे सभी वॉर्ड जे डसील हासिल करने के लिए बेताब थे और वे अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे। जो भी सबसे पहले एक सील हासिल करेगा, वह उसी की होगी। भाई वाइनसेज, भाई क्लाउड वॉकर, मैंने 7 में से 2 डाउनलॉर्ड्स को कुचलकर मार डाला है। बचे हुए 5 में से डाउनलॉर्ड रेडगिम ने मेरे हृदयलोक प्रक्षेपण का विरोध करने के लिए किसी अजीब खजाने का इस्तेमाल किया है और पहले ही पर्वत श्रृंखला पर आक्रमण कर चुका है। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने बाकी 2 को संदेश भेजा। उन 5 का कोई मतलब नहीं। अभी हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, वाइनसेज ने जवाब दिया। राजा गोर्श उस पहाड़ के बहुत करीब है। उसे 100 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। राजा गोर्श! सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने तुरंत अपने हृदयलोक प्रक्षेपण को थोड़ा और फैला दिया। इससे पहले उसने इसे 7 निकटतम डाउनलॉर्ड्स पर केंद्रित रखा था। जैसे ही उसने इसे फैलाया, उसे तुरंत एक चांदी के वस्त्रधारी आकृति दिखाई दी जिसका पूरा शरीर धधकती लाल लपटों में नहा रहा था। राजा गोर्श के चेहरे पर बर्फीली और आंखों में उन्मत्त भाव था क्योंकि वह पूरी गति से प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ रहा था। राजा गोर्श, हमें क्या करना चाहिए? उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी ताकत को देखते हुए वहां पहुंचने पर वह शायद वोइडजी जेडसील को हथिया लेगा। एक बार जब वह उस पर कब्जा कर लेगा तो उसे वापस लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने जवाब दिया। उसे रोको और जितना संभव हो सके उसकी गति धीमी करो। अगर उसे मिल भी गया तो वह इसे लेकर भागने के बारे में भूल जाएगा। वाइनसेज, टाइमड्रीम और क्लाउड वॉकर सभी एक ही बात सोच रहे थे। सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स का मारा जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाकी सभी सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स वोइडजी जेडसील्स हासिल करने की अपनी पूरी कोशिश में जुट जाएंगे। वे सभी उनके सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक खजानों को लूट लेंगे। ऐसे पागलपन भरे हमलों का सामना करते हुए राजा गोर्श जैसे विशेषज्ञ भी आसानी से मर सकते थे। हालांकि तुलनात्मक रूप से राजा गोर्श डाउनलॉर्ड रेडगिम जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए कहीं ज्यादा कठिन दुश्मन होगा। धमाका! आखिरकार सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने एक बार फिर राजा गोर्श को अपने हृदयलोक प्रक्षेपण से दबाने की कोशिश की। हवा में ही राजा गोर्श को अचानक लगा कि कोई भयानक शक्ति उस पर दबाव डाल रही है, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से कम हो गई। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया और वह गुस्से से चिल्लाया, टाइमड्रीम, तूने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की, तुमने सही अनुमान लगाया। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम की आवाज राजा गोर्श के कानों में गूंजी। गोर्श, इस वोइडजी जेडसील को पाने के बारे में भूल जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो भी कोशिश करेगा मर जाएगा। राजा गोर्श हृदयलोक प्रक्षेपण के दबाव को सहते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके शरीर से लपटें लगातार निकल रही थीं और हृदयलोक प्रक्षेपण से टकरा रही थीं। वह अभी भी अपनी अधिकतम गति के 70% पर गति कर पा रहा था और उसने पर्वत श्रृंखला की ओर अपना तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखा। जब ये सब हो रहा था, 9वीं परत के दूसरे डाउनलॉर्ड भी पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ दूर थे, कुछ पास, लेकिन वाइनसेज और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम जैसे लोगों को जिस डाउनलॉर्ड की सबसे ज्यादा परवाह थी, वह था राजा गोर्श। वॉल्जी जेडसील मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पास एक मौका है। मोटे भूरे कवच पहने एक आदमी तेज गति से आगे की ओर उड़ रहा था। उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। वह एक विशेष एबेरेंट जीव था जिसका असली रूप एक अजीबोगरीब शिलाखंड था। स्वभाव से वह शांत जीवन जीना पसंद करता था। यही वजह थी कि वह अंतहीन प्रदेशों में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। किसी को यह एहसास नहीं था कि वह वास्तव में सभी एबेरेंट जीवों में सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड था। केवल वॉल्जी जेडसील जैसी कोई चीज ही उसके जैसे एकांतप्रिय, शांतिप्रिय व्यक्ति को अपना घर छोड़कर यहाँ वेवशिफ्ट क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। पुस्तक 32, अध्याय 8, राजा गोर्श। झपटा! एक काला जहाज तेज रफ्तार से आसमान में उड़ रहा था। जी निंग और बाकी लोग उस उड़ते हुए जहाज पर सवार थे। जहाज कभी धीमा होता तो कभी तेज, बीच बीच में वह मुड़ता और घूमता रहता। हम बहुत दूर हैं और 9वीं परत बहुत ज्यादा खतरों से भरी है। उस पहाड़ तक पहुंचने में हमें शायद 7 या 8 महीने लगेंगे। तब तक वोइडजी जेडसील बहुत पहले ही ले लिया गया होगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड काफी चिंतित था।
हमारे पास अभी भी एक मौका है, निंग ने असहमति जताई। मेरा हार्टवेल्ट प्रोजेक्शन दुनिया पर नजर रख रहा है। वाइनसेज, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, फाइंड क्वीन डिस्ट्रेन और बाकी लोग हमसे कहीं ज्यादा दूर हैं। वे भी जल्द से जल्द वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ के पास के सभी डाउनलॉर्ड पहाड़ के अंदर जाने की बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं। चाहे वोइडजी जेडसील किसी के भी हाथ लगे, उनके लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। सहमत। पासी का डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स आंखें बंद किए बैठा था और कुछ अनकणित पढ़ रहा था। उसने अचानक आंखें खोलीं और धीरे से सिर हिलाया। आखिरकार मैंने अपनी भविष्यवाणियां पूरी कर लीं। तुम्हारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, निंग। नाइनडस्ट और सोलिस्की उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखें चमक उठीं। मैं धुंधली सी देख सकता हूं कि एक पागलपन भरी लड़ाई शुरू होने वाली है। एक के बाद एक डाउनलॉर्ड मारे जाएंगे, डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने कहा। इस वोइडजी जेडसील के लिए संघर्ष अविश्वसनीय रूप से तीव्र और घातक होगा। कोई भी इसे आसानी से नहीं ले जा पाएगा। अच्छा, निंग और बाकी लोग वाकई बहुत खुश हुए। कितने डाउनलॉर्ड मरेंगे, किसे परवाह, सभी एक एक जेड सील हासिल करना चाहते थे। हा, हो सकता है हम समय पर पहुंच जाएं। सोलिस्की उत्साहित था। 9वीं परत के आकार को देखते हुए हमारा समूह वास्तव में उस पर्वत के काफी करीब है। डाउनलॉर्ड स्काइक्स और बड़ा भाई सोलेमन हमसे 10 गुना से भी ज्यादा दूर हैं, निंग ने कहा। और हम वाइनसेज से भी काफी करीब हैं। आप जितने करीब होंगे, आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। पहाड़ के भीतर डाउनलॉर्ड रेडगिम सबसे पहले आक्रमण करने वाला था। उसने अपनी निगाहों से उस क्षेत्र को देखा, लेकिन आसपास के पहाड़ों में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वॉल्जी जेडसील कहाँ है, कहाँ? डाउनलॉर्ड रेडगिम बेचैन था। वह जानता था कि बर्बाद किया गया हर एक सेकंड उसकी मौत का कारण बन सकता है। बाहर आओ। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पर्वत श्रृंखला के भीतर की बाधाओं ने उसे ऐसा बना दिया कि वह उसे ढूंढ ही नहीं पाया। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। चिंतित डाउनलॉर्ड रेडगिम ने कुल 18 भुजाएं प्रकट की और उन सभी को पास के पहाड़ों पर बेतहाशा प्रहार करने के लिए भेज दिया। धमाका, धमाका, धमाका। पत्थर फटकर बिखर गए। पलक झपकते ही पूरी पर्वत श्रृंखला का हर हिस्सा ध्वस्त हो गया। पहाड़ के भीतर एक पत्थर का स्तंभ अचानक प्रकट हुआ, जबकि आसपास के पत्थर ध्वस्त हो गए थे। पत्थर के स्तंभ के ऊपर एक दूधिया सफेद जेड सील थी जो गोल थी और प्रकाश से चमक रही थी। जेड सील देखने में बेहद खूबसूरत और मनमोहक थी। मेरे वॉल्जी जेडसील। डाउनलॉर्ड रेडगिम बेहद उत्साहित था। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी 18 भुजाओं को पत्थर के खंभे पर पटक दिया। धमाका। खंभे की रक्षा करने वाली संरचनाओं के नष्ट होते ही एक जबरदस्त आवाज सुनाई दी। सच तो ये था कि पत्थर के खंभे पर बनी संरचनाएं उसे छिपाने के लिए थीं, और वे खुद इतनी शक्तिशाली नहीं थीं। आहा, शून्य सागर की जेड सील मेरी है। डाउनलॉर्ड रेडगिम ने गोल सील पकड़ ली। यह जेड के एक अनोखे टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। इसकी सतह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध प्रकाश से चमक रही थी और इसके ऊपर कोई रून या पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा था। जब डाउनलॉर्ड रेडगिम ने इसे पकड़ा तो उसने अपनी अमर ऊर्जा की एक किरण उसमें भेजी। ये तुरंत महसूस कर सकता था कि यह जेड सील के भीतर एक भ्रामक शरीर बनाने लगा था जो बिल्कुल उसके असली शरीर जैसा था। डाउनलॉर्ड रेडगिम ने तुरंत मुहर हटा दी। उसने अपनी खुशी दबा ली। उसकी निगाहें ठंडी और भयावह हो गईं। अब मुझे वेवशिफ्ट दायरे से तुरंत भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये दायरा ग्रैंड वेवशिफ्ट फॉर्मेशन द्वारा सुरक्षित है, इसलिए मेरे लिए किसी भी तरह के लौकिक या आयामी भागने के तरीके का इस्तेमाल करना असंभव है। अगर मैं इस जगह से बचना चाहता हूँ तो मेरे पास बस एक ही विकल्प है कि मैं शारीरिक रूप से उड़कर यहाँ से निकल जाऊँ। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाऊंगा। मुझे ठीक वही रास्ता याद है जिससे मैं आया था, इसलिए मैं किसी भी खतरनाक इलाके में नहीं फंसूंगा। अब पूरी ताकत लगाने का समय है। डाउनलॉर्ड रेडगिम ने दांत पीसते हुए एक भागने वाली डाउ सील निकाली और उसे चकनाचूर कर दिया। वेवशिफ्ट दायरे में वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे दर्जे का डाउनलॉर्ड था जो कोंगसन या जी निंग के समान ही सामान्य स्तर का था। उसके पास 10 से ज्यादा सुरक्षात्मक खजाने थे और भागने वाले खजाने भी स्वाभाविक रूप से उनमें शामिल थे। स्विश। वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ से बाहर निकला, उसने तुरंत अपने 4 डाउनलॉर्ड साथियों को दूर से देखा। वे अभी भी सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हृदय लोक प्रक्षेपण से दबे हुए थे और इसलिए अपनी सामान्य गति के 1% से भी कम गति से उड़ने में असमर्थ थे। वे अभी तक पहाड़ तक भी नहीं पहुंच पाए थे। रेडजिम। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने उसे घूरा। हम सज्जनों, मुझे वोइडजी जेडसील मिल गया है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से मेरा ही है। डाउनलॉर्ड रेडगिम का शरीर अभी भी काली रोशनी के उस अवरोध से सुरक्षित था। अब जबकि उसने एक बचाव प्रकार की डाउ सील का भी इस्तेमाल किया था, वह प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्विश। डाउनलॉर्ड रेडगिम ने अपने हमवतन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह तेजी से भागने लगा। तुम भागना चाहते हो? दूर से एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी जब पूरी तरह से लाल लपटों में नहाया हुआ एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा, जिससे एक जबरदस्त शक्ति का आभास हो रहा था। गड़गड़ाहट। लाल लपटें अचानक फैल गईं, जिससे डाउनलॉर्ड रेडगिम को बचने का कोई मौका नहीं मिला और उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। राजा गोर्श। डाउनलॉर्ड रेडगिम का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया, लेकिन उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिस डाउ सील का इस्तेमाल उसने हृदय लोक प्रक्षेपण का विरोध करने के लिए किया था, उसमें अभी भी कुछ शक्ति शेष थी और इस प्रकार वह भयानक लाल लपटों का भी प्रतिरोध करने में सक्षम थी।
झपट्टा। डाउलॉर्ड रेडगिम बहुत तेज था। हालांकि वह राजा गोर्श से कमजोर था, लेकिन असली लड़ाई में राजा गोर्श सिर्फ अपनी तेज रफ्तार से उसे रोक नहीं पाता। रुको, राजा गोर्श ने हाथ हिलाते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। तुरंत ही एक विशाल मायावी संरचना उतरी और 10 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया, जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से डाउलॉर्ड रेडगिम फंस गया। नहीं, डाउलॉर्ड रेडगिम के चेहरे पर निराशा का भाव उभर आया जब उसने दल को नीचे आते देखा, और वह क्रोधित होकर चीखा, क्या तुमने सच में सोचा था कि एक वोइडजी जेडसील तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ समाप्त होगा? राजा गोर्श मुस्कुराया, उसके हाथ अचानक फैलकर अविश्वसनीय रूप से विशाल हो गए। उसके हाथ इतने बड़े थे कि मानो आसमान को ढक रहे हों, और उसने डाउलॉर्ड रेडगिम की ओर एक जोरदार प्रहार किया। उसके हाथ इतने विशाल थे कि डाउलॉर्ड रेडगिम के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका। जैसे ही विशाल हथेलियां नीचे गिरीं, वे सीधे डाउलॉर्ड रेडगिम से टकराईं। डाउलॉर्ड रेडगिम के शरीर के चारों ओर काली रोशनी का घेरा कांपने लगा। मेरे लिए मरो, राजा गोर्श ने एक के बाद एक उन्मत्त हमले किए, और डाउलॉर्ड रेडगिम अपनी निराशा के बावजूद वार सहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। अफसोस, राजा गोर्श के हमले बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का हृदयलोक प्रक्षेपण और राजा गोर्श की लाल लपटें पहले से ही दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड्स के पूर्ण शक्तिशाली हमलों के बराबर थीं, लेकिन राजा गोर्श के वास्तविक उन्मत्त हमले एक स्तर ऊपर थे। धमाका, धमाका, धमाका। कुल 21 हथेलियां लेने के बाद डाउलॉर्ड रेडगिम के शरीर को ढकने वाली काली रोशनी अंततः मंद और फीकी पड़ने लगी। नहीं, डाउलॉर्ड रेडगिम ने सील को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें निराशा और आक्रोश से भरी थीं। अगर मैं इसे नहीं ले सकता, तो कोई भी नहीं ले सकता। वह इसे चकनाचूर कर देना चाहता था, लेकिन अफसोस, वह इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यह वस्तु शून्य सागर ज़ेड नामक अत्यंत कीमती पदार्थ से बनी थी, जो एक अमूल्य खजाना है। यहाँ तक कि सम्राट वेवशिफ्ट को भी इसे बनाने के लिए गुप्त शिल्पकला तकनीकों का सहारा लेना पड़ा था, और वे इसे बमुश्किल ही चीर फाड़ पाए थे। कोई भी डाउलॉर्ड्स ऐसा नहीं था जो इसे नष्ट कर सके। धमाका। एक और विशाल तार का पेड़ टूटकर नीचे गिरा। इस बार डाउलॉर्ड रेडगिम लगभग तुरंत ही मर गया। उसकी आत्मा और असली आत्मा दोनों पूरी तरह से बुझ गईं। हा, यह मेरा है। राजा गोर्श ने हाथ हिलाया। डाउलॉर्ड रेडगिम के सारे खजाने समेटे और वोइडजी जेडसील को हथिया लिया। उसने अपनी अमर ऊर्जा का एक छोटा सा अंश उसमें डाला, ये पुष्टि करते हुए कि यह वही है जिसकी उसे तलाश थी। वोइडजी जेडसील मेरा है। राजा गोर्श की आंखें उत्साह से पागल हो गईं। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब जाने का समय हो गया है। राजा गोर्श ने बिना समय गंवाए तुरंत इस क्षेत्र से प्रस्थान कर लिया। राजा गोर्श ने पहले ही शून्य सागर जेडसील प्राप्त कर लिया है। वेवशिफ्ट दायरे के भीतर हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स सभी एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से बातचीत कर रहे थे, और इस प्रकार उन्होंने जल्दी से यह जानकारी प्राप्त कर ली। हालांकि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम उस क्षेत्र को दबाने के लिए अपने प्रक्षेपण का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे निंग और अन्य लोगों के लिए उस क्षेत्र की जांच करना असंभव हो गया था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम को बाकी सभी हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स को बताना पड़ा कि क्या हो रहा है, अन्यथा वे अपने हार्टवेल प्रक्षेपणों का इस्तेमाल करके उसके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे और उसके कार्यों में बाधा डालेंगे। ये राजा गोर्श के हाथों में पड़ गया। नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी को चिंता होने लगी। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और एओनियंस का सदस्य है। एक बार एओनियंस अपने एओनियन वंश को सक्रिय कर लें, तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। किसी के लिए भी उससे मुहर छीनना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। चिंता मत करो, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और अन्य लोग राजा गोर्श को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे, निंग ने कहा। सच तो ये है कि निंग भी चिंतित थी, लेकिन अब वे बस जल्दी कर सकते थे। धमाका। जैसे ही राजा गोर्श भाग रहे थे, एक भयानक रूप से शक्तिशाली हृदयलोक प्रक्षेपण उन पर टूट पड़ा और उन्हें दबा दिया। ठीक इसी क्षण डाउलॉर्ड रेडगिम के साथ आए 4 डाउलॉर्ड्स ने अचानक महसूस किया कि उन पर से दबाव हट गया है, जिससे वे तुरंत शांत हो गए। पुस्तक 32, अध्याय 9, विपत्तिपूर्ण समय स्वप्न। राजा गोर्श ने गुस्से से चीख मारी, गोर्श, तुम वोइडजी जेडसील के साथ जाने के बारे में भूल सकते हो। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम भी मारने की इच्छा से भर गया था। ठीक इसी समय डाउलॉर्ड्स का एक और दस्ता उस क्षेत्र में आ पहुंचा। यह 8 डाउलॉर्ड्स का दस्ता था, और उनकी निगाहें तुरंत क्रोधित राजा गोर्श की ओर मुड़ गईं। राजा गोर्श के पास वोइडजी जेडसील है। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने मानसिक रूप से उन्हें संदेश भेजा। रेडगिम के 4 साथी डाउलॉर्ड्स दूर से उन्मत्त होकर चिल्लाए, राजा गोर्श के पास वोइडजी जेडसील है, चलो उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। ठीक है, आइए हम साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे पर हमला न करने की आजीवन शपथ लें। राजा गोर्श के मरने के बाद वोइडजी जेडसील किसके पास जाएगा, यह उसी पर निर्भर करेगा जो सबसे तेज होगा। सहमत। 12 डाउलॉर्ड्स ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत एक नए गठबंधन में शामिल हो गए। वे समझ गए थे कि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल किए जाने से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वे वाकई वोइडजी जेडसील हासिल करना चाहते थे। एक बार ऐसा करते ही वे तुरंत भाग जाते। डाउलॉर्ड रेडगिम के पास भागने का एक मौका था, और उसकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वह एक संरचना में फंस गया था। इस तरह का जाल संरचना वाला खजाना बेहद दुर्लभ था। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे किसी और का सामना किए बिना बच निकलते। धिक्कार है। राजा गोर्श को भी स्थिति पेचीदा लगी। 12 द्वितीय श्रेणी के डाउलॉर्ड्स का उसके खिलाफ एकजुट होना वाकई एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर जितना हो सके भाग जाना है।
मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता। राजा गोर्श जानता था कि अगर उसने यहाँ ज्यादा समय बिताया तो और भी ज्यादा डाउनलॉड्स आकर उस पर हमला कर देंगे। अभी तो सिर्फ 12 बचे थे, लेकिन अगर उसने और देर की तो 20 या 50 भी हो सकते थे। झपट्टा, राजा गोर्श ने जवाबी हमला करते हुए भागना जारी रखा और उनसे दूर जाने की कोशिश की। समय बीतता रहा। एक दिन राजा गोर्श की हर गतिविधि पर हृदयलोक के प्रक्षेपणों द्वारा पूरी नजर रखी जा रही थी, लेकिन सिर्फ उन पर नजर रखने से कोई फायदा नहीं था। वेवशिफ्ट क्षेत्र बहुत विशाल था और उसमें कई खतरे भी थे। दूसरों को उनकी ओर बढ़ने में समय लगता, जिससे उन्हें रोकना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता। राजा गोर्श ने बहुत पहले 12 डाउनलॉड्स का पीछा छोड़ दिया था। रास्ते में उन्हें 7 और हमले झेलने पड़े थे और अपने उन्मत्त संघर्ष में उन्होंने 6 डाउनलॉड्स को मार डाला था। ये डाउनलॉड्स पागल हो गए हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे हरा नहीं सकते तो उन्होंने तुरंत अपने सबसे कीमती खजानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राजा गोर्श को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें ठीक होने के लिए स्पिरिट पिल्स पर निर्भर रहना पड़ा। आमतौर पर ये सर्वोच्च डाउनलॉर्ड अपने जीवन रक्षक खजानों का इस्तेमाल सिर्फ जीवन मरण की परिस्थितियों में ही करते थे, लेकिन अब वे अपने सबसे महत्वपूर्ण खजानों का इस्तेमाल बिना किसी हिचकिचाहट के कर रहे थे। इससे राजा गोर्श भी एक संकटग्रस्त स्थिति में आ गए। राजा गोर्श, दूर से एक गहरी गड़गड़ाती आवाज गूंजी। राजा गोर्श चौंक गए। उन्होंने सामने देखा तो उन्हें भारी भूरे रंग का कवच पहने एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं पूरे दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा था। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुमने मुझे पकड़ लिया तो अब तुम मर सकते हो। राजा गोर्श के चारों ओर फैली लाल लपटें बेतहाशा भड़क उठीं और तुरंत भारी कवचधारी व्यक्ति की ओर बढ़ गईं। लाल लपटें उस व्यक्ति के चारों ओर चटक रही थीं, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहा था। बिजली की गति से आकाश में आगे बढ़ रहा था और उसके चारों ओर का पूरा अंतरिक्ष कांप रहा था। मर जाओ। राजा गोर्श ने अपना दाहिना हाथ लहराया और भारी कवच वाले आदमी की ओर अविश्वसनीय शक्ति का प्रहार किया। धमाका। भारी कवच पहने उस आदमी ने कोई हथियार नहीं निकाला। उसने बस अपना सिर नीचे किया और सीधे हथेली पर वार कर दिया। धमाका। एक गहरी और धीमी आवाज सुनाई दी। राजा गोर्श की हथेली का वार भारी कवचधारी व्यक्ति की गर्दन पर लगा, लेकिन उसका शरीर बस थोड़ा सा कांपा, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ता रहा। टक्कर से उत्पन्न भयानक आघात तरंग से राजा गोर्श स्वयं पीछे की ओर उड़ गए। क्या? राजा गोर्श तुरंत पीला पड़ गया। उसने न सिर्फ मेरे पूरे जोर के वार को आसानी से झेल लिया, बल्कि अब भी हमला जारी रखे हुए है। उनके आक्रमण अपने प्रभुत्वपूर्ण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन पहले ही मुकाबले में उन्हें रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। मरो। भारी कवचधारी आदमी के दाहिने हाथ में अचानक एक विशाल युद्ध हथौड़ा प्रकट हुआ। युद्ध हथौड़ा काले रंग का था और उसने उसे सीधे राजा गोर्श की ओर फेंक दिया। राजा गोर्श को बांध दिया गया था। 9 दिनों तक लगातार भागने के बाद आखिरकार उन्हें रुकना पड़ा, और जिस व्यक्ति ने उन्हें रोका उसका नाम डाउनलॉर्ड टाइग्रोन था। राजा गोर्श ने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि अपने एओनियन रक्त को भी जला डाला। उसने अपने सबसे मूल्यवान जीवन रक्षक खजानों में से एक को भी खर्च कर दिया, फिर भी वह डाउनलॉर्ड टाइग्रोन से पीछा नहीं छुड़ा पाया। वह बस भाग सकता था क्योंकि डाउनलॉर्ड टाइग्रोन उसका पीछा करता रहा। हालांकि डाउनलॉर्ड टाइग्रोन के लगातार हमलों ने राजा गोर्श की भागने की गति को नाटकीय रूप से कम कर दिया। राजा गोर्श को बांध दिया गया है। शानदार। सेक्लॉर्ड, टाइमड्रीम, वाइनसेज और अन्य हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स सभी राहत महसूस कर रहे थे। वे राजा गोर्श से बहुत दूर थे और केवल अपने हार्टवेल्ट प्रक्षेपणों के जरिए उन्हें रोकना उनके लिए संभव नहीं था। ये डाउनलॉर्ड टाइग्रोन बहुत शक्तिशाली है। वह गोर्श से भी ज्यादा शक्तिशाली लगता है। सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स जो सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं, सभी यहाँ आ गए हैं। किसी के लिए भी वोइड जी जेडसील हासिल करना आसान नहीं होगा। 9वीं परत के 2 लोगों के लिए यह अपेक्षाकृत आसान होगा। बाकी 3 लोग 10वीं परत में हैं। हृदय बल साधक मन ही मन एक दूसरे से बातें करते रहे। दरअसल मुहर हासिल करना तो बस पहला कदम था, उसे लेकर भागना ही असल मायने में मायने रखता था। इसके अलावा 10वीं परत से भागना 9वीं परत से भागने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता, इसलिए पहली 2 मुहरों के साथ भागना अपेक्षाकृत आसान होता, जबकि आखिरी 3 मुहरों के साथ भागना जानलेवा होता। निंग, नाइनडस्ट और काले जहाज पर सवार अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। डाउनलॉर्ड टाइग्रोन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसकी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली लगती है। राजा गोर्श के हमले उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, निंग ने कहा, और उसका हथियार एक भारी वारहैमर है। हर बार जब राजा गोर्श वारहैमर को सीधे रोकता है तो वह पीछे की ओर उड़कर गिर जाता है। डाउनलॉर्ड टाइग्रोन स्पष्ट रूप से राजा गोर्श से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह कहाँ से आया? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बुदबुदाया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? माना जाता है कि वह एक एबरेंट विशेष जीवन रूप है। एबरेंट्स के बीच वह हमेशा से ही काफी शांत रहा है। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में शक्ति के अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया है? निंग अन्य हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स से बातचीत कर रहा था, इसलिए उसे काफी कुछ पता था। यह निश्चित था कि यह लड़ाई डाउनलॉर्ड टाइग्रोन को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी, क्योंकि उसका नाम पूरे अंतहीन क्षेत्रों में फैल जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन राजा गोर्श भागता रहा, जबकि डाउनलॉर्ड टाइग्रोन उसका पीछा करता रहा और हमला करता रहा। बीच बीच में डाउनलॉर्ड के दूसरे दस्ते भी आ जाते और वे सभी राजा गोर्श को मारने की कोशिश करते। अपने पागलपन में राजा गोर्श ने 2 और डाउनलॉर्ड को मार डाला।
यह उन्मत्त पीछा 7 महीने से अधिक समय तक चला। डाउलॉर्ड टाइग्रोन, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम कोई भी खजाना मांग सकते हो। दरअसल मैं तुम्हें अपने सारे खजाने दे दूंगा, सिर्फ शून्य सागर जेडसील को छोड़कर। राजा गोर्श भागते हुए डाउलॉर्ड टाइग्रोन को उसे परेशान करने से रोकने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। डाउलॉर्ड टाइग्रोन के लगातार दखल के कारण वह पहले से कहीं ज्यादा धीरे धीरे भाग रहा था, जिससे नीम का दस्ता और वाइनसेज धीरे धीरे उसके और करीब आ रहे थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वह पूरी तरह घिर जाएगा। मुझे केवल जेड सील चाहिए। डाउलॉर्ड टाइग्रोन ने उसके प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें अपने सारे खजाने और साथ ही अराजकता अमृत के 1 अरब घन दूंगा। जब मैं अपनी जाति के राज्य में वापस आऊंगा तो मैं तुरंत तुम्हारे लिए 1 अरब घन तैयार करूंगा। राजा गोर्श उन्मत्त हो गया। अगर तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगे तो मैं तुरंत जीवनदान की शपथ ले सकता हूँ। वह उस आदमी को हरा नहीं पाया। भागना। सच तो ये है कि डाउलॉर्ड टाइग्रोन असल में राजा गोर्श से थोड़ा धीमा था, लेकिन सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम लगातार अपने हार्टवेल्ट प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके राजा गोर्श को दबा रहा था, उसे तेज गति से आगे बढ़ने से रोक रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह डाउलॉर्ड टाइग्रोन से आगे न निकल पाए। हा। राजा गोर्श बहुत दिनों बाद मिले। दूर से अचानक एक चमकदार रोशनी की लकीर दिखाई दी, मानो सूरज अचानक उगाया हो। अरे! राजा गोर्श का चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने देखा कि वह कौन था। वह एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जिसके चमकदार लंबे सुनहरे बाल और आकर्षक आकृतियां थीं। दीप्तिमान राजा गोर्श का दिल कांप उठा। डाउलॉर्ड टाइग्रोन से निपटना पहले से ही काफी मुश्किल था। अब रेडिएंट किंग भी आ गया है। रेडिएंट किंग कभी शीर्ष 3 में शुमार था। हालांकि डाउलॉर्ड ड्रीमलो के कारण उसे चौथे स्थान पर धकेल दिया गया था, फिर भी वह भयानक रूप से शक्तिशाली और सभी डाउलॉर्ड्स में सबसे तेज था। अगर राजा गोर्श डाउलॉर्ड टाइग्रोन को भी नहीं हरा पाया तो वह इस पूरे साम्राज्य के सबसे तेज व्यक्ति रेडिएंट किंग जैसे व्यक्ति को भी कैसे हरा पाएगा। वॉल्जी जेडसील मुझे सौंप दो। अब तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते। दीप्तिमान राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे चल रहा है, लेकिन वास्तव में वह बाकी दोनों से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। नहीं, यह वॉल्जी जेडसील मेरी है। राजा गोर्श ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। धमाका। उसकी आभा एक बार फिर फूट पड़ी। उसके चेहरे पर खूनी लकीरें उभर आईं। उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। जो मेरा रास्ता रोकेंगे वे मर जाएंगे। राजा गोर्श पागल हो गया था। उसने पहले रेडिएंट राजा को मारने का फैसला किया था। डाउलॉर्ड टाइग्रोन की सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता राजा गोर्श द्वारा देखी गई अब तक की सबसे भयानक सुरक्षात्मक क्षमता थी। कोई भी अन्य डाउलॉर्ड, यहाँ तक कि वाइनसेज भी, राजा गोर्श को बिना किसी दंड के उन पर प्रहार करने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन डाउलॉर्ड टाइग्रोन ने ऐसा किया और उसे जरा भी चोट नहीं आई। रेडिएंट किंग अविश्वसनीय रूप से तेज था, लेकिन उसकी सुरक्षा तुलनात्मक रूप से बहुत कमजोर थी। दीप्तिमान राजा ने ठंडी हंसी। तुरंत ही उससे एक चमकदार रोशनी निकली और अनगिनत दीप्तिमान राजा आसमान में प्रकट हो गए। 1 घंटे बाद वेवशिफ्ट क्षेत्र में एक चौंकाने वाली खबर फैल गई। राजा गोर्श मारा गया था। पुस्तक 32, अध्याय 10, एक दूर की उंगली। राजा गोर्श की मृत्यु हो गई थी। एओनियन जाति के सर्वोच्च डाउलॉर्ड राजा गोर्श वास्तव में मर गए थे। ये खबर वेवशिफ्ट क्षेत्र में फैल गई और वहां के सभी डाउलॉर्ड स्तब्ध रह गए। राजा गोर्श लगभग 8 महीने तक भागता रहा। इस दौरान डाउलॉर्ड टाइग्रोन ने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। उसने मुख्य रूप से राजा गोर्श को बांधे रखा। जिन लोगों ने उसे सचमुच चोट पहुंचाई और उसे पीटा, वे विभिन्न डाउलॉर्ड दस्ते थे जिन्होंने उसकी पूरी उड़ान के दौरान उसे रोका और उस पर हमला किया। वे जानते थे कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, इसलिए लगभग सभी ने अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली खजानों का इस्तेमाल किया। उन बार के हमलों के कारण राजा गोर्श को बहुत गंभीर चोटें आईं। रेडिएंट किंग और डाउलॉर्ड टाइग्रोन ने उससे पूरे 1 घंटे तक युद्ध किया। आखिरकार राजा गोर्श द्वारा अपनी वंशगत शक्तियों को प्रज्वलित करने के दुष्परिणाम सामने आने लगे, जिसके परिणामस्वरूप वह कमजोर हो गया। ठीक उसी समय रेडिएंट किंग ने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाने का इस्तेमाल करके उसे एक ही वार में मार डाला। जीनिंग ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महान राजा गोर्श ऐसे मर जाएंगे। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये तो तय है कि वेवशिफ्ट दायरे में बड़ी संख्या में डाउलॉर्ड्स मारे जाएंगे, बैडलैंड्स ने कहा। ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी वे दौड़े चले आए। स्वूश। काले जहाज ने आगे बढ़ना जारी रखा। अफसोस की बात है, हम राजा गोर्श तक पहुंचने में लगभग आधे महीने का समय लेते। निंग ने भौहें चढ़ाईं। अब जबकि वोइडजी जेडसी रेडिएंट किंग के हाथ में है, तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। राजा गोर्श की मृत्यु हो गई। रेडिएंट किंग ने मुहर हासिल कर ली और तुरंत भागने लगा। वह बहुत तेज था। हालांकि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने रेडिएंट किंग की गति को धीमा करने के लिए अपने हार्टवेल्ट प्रक्षेपण का इस्तेमाल किया, फिर भी वह प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा तेज चल पा रहा था। डाउलॉर्ड टाइग्रोन के लिए उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। डाउलॉर्ड टाइग्रोन ने अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन रेडिएंट किंग ने भी वैसा ही किया। रेडिएंट किंग ने जल्दी ही डाउलॉर्ड टाइग्रोन का पीछा छोड़ दिया। भागो, 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 बस यही एक चीज थी जिसकी रेडिएंट किंग को परवाह थी। निंग और दूसरे हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स ने उसकी जगह को साफ तौर पर लॉक कर लिया और जल्दी से दूसरे डाउलॉर्ड दस्तों तक ये बात पहुंचा दी, जो उसे रोकने और हमला करने के लिए आगे बढ़े। रेडिएंट किंग ने उन्हें रोकने की उनकी कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया, उनसे बचते हुए और जब भी मुमकिन हुआ भाग निकला। उसका बस एक ही मकसद था कि पीछा करने वालों को जल्द से जल्द खदेड़ दे। जब वह ऐसा नहीं कर पाता,
तो वह पूरी ताकत से उन्हें बिना कोई कसर छोड़े मार डालता। रेडिएंट किंग की तीनों घातक चालें अपनी गति के लिए मशहूर थीं। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। रेडिएंट किंग की भयानक गति को देखते हुए कोई भी डाउनलॉर्ड उसे बांध नहीं सकता था। हालांकि स्टार्किंग उसे रोकने में कामयाब रहा, फिर भी रेडिएंट किंग ने उसे नीचे गिरा दिया। 9वीं परत से 8वीं परत तक भागने में उसे 2 साल लग गए। चूंकि वह उसी रास्ते से लौट रहा था जिस रास्ते से आया था, इसलिए वह उन कई खतरनाक इलाकों से बच पाया जिनकी उसने पहले तलाश की थी। अब तक 8वीं परत में लगभग कोई भी शक्तिशाली डाउनलॉर्ड नहीं बचा था। फिर से आधे साल बाद वह 7वीं परत में वापस पहुंच गया और तब तक वहां कोई भी उसके लिए खतरा पैदा करने लायक नहीं बचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहला वोइडजी जेडसी रेडिएंट किंग के हाथों में आ जाएगा। वह बहुत तेज है। वेवशिफ्ट दायरे में किसी भी टेम्पोरल या डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ उससे तेज कोई नहीं है। उसने सभी पर एक बहुत बड़ा अनुचित लाभ हासिल कर लिया था। बाकी सभी डाउनलॉर्ड्स खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। सम्राट वेवशिफ्ट ने इस भव्य वेवशिफ्ट संरचना को बनाने और स्थापित करने में बहुत समय और मेहनत लगाई थी। सभी आयामी और लौकिक क्षमताएं यहीं सुरक्षित थीं। कई सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स थे जिनके पास स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन उपकरण थे जो उस स्पेस टाइम डिस्क के समान थे जो निंग ने ब्राइट शो हेगेमॉन से हासिल की थी, लेकिन यहाँ उनका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। राजा गोर्श, दीप्तिमान राजा, सभी डाउनलॉर्ड्स जिन्होंने वोइडजी जेडसील तावीज हासिल किए थे, उन्हें शारीरिक रूप से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर वे बच गए तो खजाना उनका हो जाएगा, अगर वे असफल रहे तो उनका विनाश हो जाएगा। ब्राइट शो के 12 महल, स्पेस टाइम पैलेस। प्रिंस ग्रेटजॉय के अलावा स्पेस टाइम पैलेस ने हाल ही में जो अन्य चमकदार प्रतिभाएं पैदा की थीं, उन्हें गोरहो के नाम से जाना जाता था। गोरहो को निंग के साथ ही पकड़ लिया गया था, लेकिन उसकी साधना अपेक्षाकृत धीमी थी। वह लगभग 10,000 साल पहले ही डाउनलॉर्ड बना था और हाल ही में दूसरे चरण का डाउनलॉर्ड बना था। अरे, गोरहो स्पेस टाइम पैलेस के स्पेस टाइम ड्रीम रियल्म में स्थित था। वह एक अराजकता ग्रह पर कमल मुद्रा में बैठा था और चुपचाप ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। पिताजी। गोरहो को अपने रक्तवंश में कुछ गहरी कंपन महसूस हो रही थी। पिताजी, पिताजी। गोरहो की आंखें तुरंत लाल हो गईं। आह, वह कैसे मर गया? डाउनलॉर्ड बनने के बाद उसने एक अवतार बनाया था जो एओनियंस के बीच स्थापित हो गया था। स्वाभाविक रूप से राजा गोर्श की मृत्यु की सूचना पाने वाले पहले लोगों में वह भी था। वह राजा गोर्श का सबसे होनहार वंशज था जो उसकी बहुत परवाह करता था और जिसने उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया था। गोरहो को अपने पिता के प्रति अपार प्रेम और स्नेह था। उसके पिता उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दीप्तिमान राजा। गोरहो की आंखें लाल थीं, लेकिन आंसुओं से भरी थीं। वह चीखा, दीप्तिमान राजा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस क्षण में उसकी दुनिया केवल घृणा से भरी हुई थी। अनगिनत डाउनलॉर्ड्स ने पहले वोइडजी जेडसील को लेकर उन्माद फैलाया था। अंततः रेडिएंट किंग उसे लेकर भाग निकला और सफलतापूर्वक बच निकला और आगे आने वाली किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लिया। सच तो ये है कि वह खुद इस अनुभव से बहुत डर गया था। जब वह भागा था तो एक के बाद एक डाउनलॉर्ड्स के समूह ने उसे घेर लिया था। पहले तो उसने उनमें से कई डाउनलॉर्ड्स का कम सम्मान किया था, लेकिन जब वे एक साथ आए तब भी वे उसके लिए बेहद खतरनाक थे। हाय, निंग और बाकियों ने सिर हिलाया और आह भरी। इतना सारा पीछा बेकार, वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे राजा गोर्श के और करीब पहुंच रहे थे, लेकिन दीप्तिमान राजा लगातार उनसे दूर होता जा रहा था। कोई बात नहीं, 5 वोइडजी जेडसील हैं, वो तो बस पहला था। 9 डस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा, हमारे पास अभी भी एक मौका है। डाउनलॉर्ड सोलिस्की ने कहा, लेकिन वे 2 शिकार तो बहुत ही डरावने थे। हाँ, वे थे। निंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। डाउनलॉर्ड रेडगेम, डाउनलॉर्ड कियानक्विंग, दुष्ट राजा कुलीन रक्षक, वे सभी प्रसिद्ध डाउनलॉर्ड थे। अब वे कुछ भी नहीं थे। राजा गोर्श ने अपनी उड़ान के दौरान 19 डाउनलॉर्ड को मार डाला था, जबकि रेडिएंट राजा ने राजा गोर्श को मारकर भागने के बाद 7 और को मार डाला था। कुल मिलाकर 26 डाउनलॉर्ड मारे गए थे और इसमें राजा गोर्श शामिल नहीं थे। 26 में से 24 ऐसे थे जो कोंगसन के स्तर के थे, बाकी 2 सोलिस्की और क्लियरविंड के स्तर के थे। इतने सारे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स इतने कम समय में ही मर गए हैं। शीर्ष 10 में से एक की भी मौत हो गई। 9 डस्ट सेक्लॉर्ड ने भारी मन से कहा, बचे हुए 4 मुहरों में से एक 9वीं परत में है, जबकि बाकी 3 और भी खतरनाक 10वीं परत में हैं। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि कितने डाउनलॉर्ड्स मरेंगे। मुझे लगता है कि शीर्ष 10 में से भी कई मरेंगे। अचानक आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी की एक धुंधली लकीर दिखाई दी। निंग और बाकी लोगों ने सिर उठाया तो देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी आदमी की आकृति धीरे धीरे रोशनी में समा रही है। रियल्म सोल पोलो की अनगिनत छवियां वेवशिफ्ट दायरे में प्रकट हुई थीं और उनमें से प्रत्येक डाउनलॉर्ड्स के एक समूह को घूर रही थी। पहला वोइडजी जेडसील पहले ही रेडिएंट किंग के नाम से जाने जाने वाले डाउनलॉर्ड द्वारा छीन लिया गया है। रियल्म सोल की आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। ऐसा लगता है कि कोई भी दूसरा डाउनलॉर्ड उसे उससे छीन नहीं पाएगा। इसलिए मैं आगे बढ़कर दूसरे वोइडजी जेडसील का स्थान सार्वजनिक करूंगा। सभी डाउनलॉर्ड्स ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं। यह 9वीं परत के भीतर दूसरा और आखिरी वोइडजी जेडसील था। अपने पिछले अनुभव के बाद अब वे सभी जानते थे कि इसके लिए लड़ाई कितनी घातक होगी और इसे सुरक्षित रूप से ले जाना कितना मुश्किल होगा। कमजोर डाउनलॉर्ड्स शायद 10वीं परत में घुसकर वहां सील्स को ढूंढने की हिम्मत भी नहीं करेंगे।
दूसरा वोइड्जी जेडसील आखिरी सील है जिसे आप में से ज्यादातर डाउनलोड्स हासिल कर पाएंगे। रियल सोल पोलो ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल सबसे श्रेष्ठ डाउनलोड्स के पास ही उस क्षेत्र में जीवित रहने का मौका है जहां अंतिम 3 सील स्थित हैं। अगर कमजोर डाउनलोड्स वहां जाने की कोशिश करेंगे तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। निंग और कई अन्य लोग चौंक गए। उनमें से अधिकांश दूसरे दर्जे के डाउनलोड थे या सोलेस्की और पैट्रियार्क क्लियरविंड जैसे तीसरे दर्जे के कमजोर डाउनलोड भी थे। रियल मसोल ने अभी जो कहा था उसके आधार पर दूसरे दर्जे के डाउनलोड भी अगर प्रवेश करते तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते। उन्हें अंतिम 3 मुहरों का मौका भी नहीं मिलता। तो डाउनलोड्स, अगर तुम दूसरी मुहर हासिल करना चाहते हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ दो। एक बार यह मौका निकल गया तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। रियल सोल पोलो जितना हो सके उतनी अराजकता फैलाना चाहता था। उसने अपनी उंगली हिलाई, फिर सीधे निंग के स्थान की ओर इशारा किया। दूसरा वोइड्जी जेडसील वहीं है। धमाका, उनके पीछे से प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ा। निंग, नाइनडस्ट, सोलेस्की और बैडलैंड्स सभी ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि पास की नदी से प्रकाश की एक किरण ऊपर उठ रही है। जाहिर है वोइड्जी जेडसील नदी के ठीक अंदर था। वहीं है, क्या हम इसके इतने करीब थे? ये हमारे ठीक बगल में है। निंग, नाइनडस्ट, सोलेस्की और बैडलैंड्स सभी दंग रह गए। सील उनके बहुत करीब थी। वे शायद 1 सेकंड से भी कम समय में नदी में गोता लगा सकते थे। हटो हटो हटो। निंग ने दूसरों को एक उन्मत्त मानसिक संदेश भेजा, हृदय लोक प्रक्षेपण से सावधान। ये कहते हुए उसने तुरंत अपनी नवनवीनता कलाओं का प्रयोग किया और अपने लोगों को सुरक्षित रखने और उनकी रक्षा करने के लिए अपने हृदय लोक प्रक्षेपण का भी उपयोग किया। निंग जो जानता था उसके आधार पर सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम संभवतः उन्हें कुचलने और दबाने के लिए तुरंत अपने हृदय लोक प्रक्षेपण का उपयोग करेगा। वह और नाइनडस्ट इसे सहन कर पाएंगे और सोलेस्की शायद अपने अजेय जलरूप के कारण मुश्किल से बच पाएगा, लेकिन बैडलैंड्स का अवतार इसे सहन नहीं कर पाएगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने तुरंत अपनी रिपल वाटर कला का प्रदर्शन किया और सीधे नदी की ओर दौड़ पड़ा। सब लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जो भी सबसे पहले वोइड्जी जेडसील को खोज लेगा वही उसका मालिक बन जाएगा। चलो देखते हैं इसे सबसे पहले कौन ढूंढता है। निंग, सोलेस्की और बैडलैंड्स भी नदी की ओर उड़ चले। पुस्तक 32, अध्याय 11, फोकल स्पॉट। दूसरा वोइड्जी जेडसील ही हमारे पास एकमात्र विकल्प है। हमें इसे हासिल करना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। 9वीं परत के अधिकांश उन्मत्त डाउनलोड्स यही सोच रहे थे। रियल सोल पोलो के शब्दों ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि अंतिम 3 मुहरें उनकी पहुंच से बाहर हैं और केवल सबसे श्रेष्ठ डाउनलोड्स ही उन्हें हासिल कर सकता है। इसका स्वाभाविक अर्थ था कि वे दूसरी मुहर हासिल करने के लिए और भी अधिक बेचैन थे। कुछ क्षण बाद रियल सोल पोलो ने एक खास दिशा की ओर इशारा किया। वह वहीं है, चलो जल्दी चलें, हमें वहां अधिकतम गति से जाना होगा। 9वीं परत के सभी डाउनलोड्स उस दिशा में तेजी से दौड़ पड़े। 8वीं परत के डाउनलोड्स की एक ही उम्मीद थी, शायद जो लोग शून्य सागर जेडसील प्राप्त कर लेंगे वे उसे लेकर हमारी ही दिशा में भाग जाएंगे। धमाका धमाका धमाका, एक के बाद एक हार्टवेल्ट प्रक्षेपण दूसरे वोइड्जी जेडसील के स्थान पर उतरे। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और डाउनलॉर्ड टाइग्रोन सहित सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स भी कमजोर डाउनलॉर्ड्स की तरह ही चिंतित थे। राजा गोर्श के खिलाफ लड़ाई में लगातार बढ़त बनाए रखने में डाउनलॉर्ड टाइग्रोन के दिखाए गए पराक्रम ने अमर महल को एक बार फिर अपनी रैंकिंग अपडेट करने पर मजबूर कर दिया था। राजा गोर्श सूची से पूरी तरह गायब हो गए थे और डाउनलॉर्ड टाइग्रोन 7वें नंबर पर अपनी मूल स्थिति में आ गए थे। डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ उस स्थिति के सबसे करीब है। वास्थेवेन पैलेस के डार्कनॉर्थ और सोलेस्की वहां पर हैं। सभी हृदय बल साधकों ने इस बारे में आपस में बातचीत की। इससे पहले निंग भी इस अनौपचारिक संघ का सदस्य था, लेकिन दूसरे वोइड्जी जेडसील का सबसे करीबी होने के कारण अब वह स्पष्ट रूप से बाकी सभी डाउनलॉर्ड्स का साझा दुश्मन था। मैं उनका दमन करूंगा, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने तुरंत मन ही मन कहा। उन्हें जल्द से जल्द रोको और फंसाओ, वाइनसेज ने मन ही मन कहा। वाइनसेज भी काफी बेचैन था। पहली और दूसरी मुहरों के साथ हालात जिस तरह से बदल रहे थे उसे देखते हुए शक्ति तो मायने रखती ही थी, लेकिन किस्मत भी उतनी ही मायने रखती थी। हालांकि वाइनसेज निस्संदेह सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड था, लेकिन अगर वह बहुत दूर होता तो उसे कोई मौका नहीं मिलता, चाहे वह कितना भी चाहे। धमाका, हालांकि इसे बताने में समय लगा, लेकिन सच तो ये है कि यह लगभग तुरंत ही हुआ। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का हार्टवेल्ट प्रक्षेपण ध्वस्त हो गया, जिससे निंग, नाइनडस्ट, सोलेस्की और बैडलैंड्स भागते हुए दब गए। धमाका धमाका धमाका, 9 नोविसेस कलाएं और रिपल वाटर कलाएं फूट पड़ी। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हार्टवेल्ट प्रक्षेपण से लड़ते हुए निंग का अपना हार्टवेल्ट प्रक्षेपण भी धराशायी हो गया। टाइमड्रीम के प्रक्षेपण को बाधित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। निंग का अपना हृदय लोक प्रक्षेपण बार बार टूटता रहा, लेकिन 9 नवविद्या कलाएं और रिपल वाटर कलाएं कांपने और हिलने डुलने के बावजूद टिकी रहीं। निंग, सोलेस्की, नाइनडस्ट और बैडलैंड्स को जरा भी बाधा या धीमापन महसूस नहीं हुआ और वे सीधे पास की उस नदी की ओर बढ़े। सभी डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ और उसका दस्ता इस दूसरी सील के सबसे करीब है। उनके दस्ते में डाउनलॉर्ड सोलेस्की और डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स शामिल हैं। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने तुरंत ये जानकारी उस क्षेत्र के सबसे करीब स्थित डाउनलॉर्ड दस्तों को भेजी। उनके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त कलाएं और हृदय लोक प्रक्षेपण है, जिससे वे मेरे हृदय लोक प्रक्षेपण की शक्ति को बमुश्किल ही नकार सकते हैं। सज्जनों, उनसे लड़ते समय आपको सावधान रहना होगा। डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ का दस्ता वास्टहेवन पैलेस सचमुच भाग्यशाली है, हमें उन्हें रोकना होगा। पास में ही खड़े डाउनलॉर्ड्स के सभी दस्ते निंग की ओर तेजी से बढ़े।
धिक्कार है। वाइनसेज के चेहरे पर एक भद्दा भाव था, उसका काला लबादा हवा में लहरा रहा था। दूसरा वाला मुझसे लगभग उतना ही दूर है जितना पिछला वाला था। पहला वोइट्ज़ी जेडसील वाइनसेज से बहुत दूर था, तुलनात्मक रूप से निंग का समूह काफी पास था। दूसरा वोइट्ज़ी जेडसील थोड़ा पास था, लेकिन जैसे जैसे सभी ने राजा गोर्श का पीछा किया, वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के और करीब आने लगे। दूसरे डाउलॉर्ड्स की तुलना में वाइनसेज अभी भी निंग के दस्ते से बहुत दूर था। आखिर हो क्या रहा है? क्या मैं अपनी भारी ताकत को संतुलित करने के लिए बदकिस्मती का सामना कर रहा हूँ? वाइनसेज की आंखों में चिंता भरी नजर थी। स्विश! हालांकि वह क्रोधित और चिंतित था, फिर भी वह निंग की दिशा में सीधे आगे बढ़ा। वे काफी दूर थे और कई सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स उससे कहीं ज्यादा पास थे। इसके बावजूद वह निंग की दिशा में आगे बढ़ा। जब तक उसके पास मौका था वह उसे नहीं छोड़ेगा। बूम 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 बूम, चारों एक के बाद एक पानी में कूद पड़े। नाइनडस्ट सबसे तेज था, निंग दूसरे, सोलेस्की तीसरे और बैडलैंड्स आखिरी। हालांकि चूंकि वे सभी नदी के बहुत करीब थे, इसलिए पानी में कूदते समय उनके बीच ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कहाँ है वोइट्ज़ी जेडसील, कहाँ है? नाइनडस्ट सबसे पहले पानी में कूदा और वह नीचे की ओर देखता रहा तथा बेचैनी से सील को ढूंढता रहा। यह वहां से आ रहा है। ये नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि इसके तल पर कुछ पानी के नीचे पहाड़ और घाटियां थीं। प्रकाश का वह सफेद स्तंभ उन्हीं पानी के नीचे की घाटियों में से एक से आ रहा था। झटपट नाइनडस्ट तुरंत उस घाटी की ओर दौड़ा। वह वहां है। निंग की धड़कनें बस थोड़ी धीमी थीं और वह भी तुरंत उस घाटी की ओर उड़ चला। सोलेस्की और बैडलैंड्स भी तेजी से उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन यह मामला दाउमज में उनके अफसरों से जुड़ा था। उनमें से कोई भी केवल दोस्ती के लिए इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। वे बहुत पहले ही तय कर चुके थे कि मुहर उसी को मिलेगी जो उसे हासिल कर लेगा। यहाँ तक कि जब सोलेस्की ने पहली बार बैडलैंड्स से मदद मांगी थी, तब भी बैडलैंड्स ने आंशिक रूप से हार्टशिफ्ट पल नामक एक अलग खजाने को हासिल करने की इच्छा से अपना अवतार भेजने पर सहमति जताई थी। हार्टशिफ्ट पल दाउमज में भी उपयोगी थे, लेकिन वे वोइट्ज़ी जेडसील्स से बेहद कमतर थे, जो आपको कृत्रिम रूप से दाउमज उत्पन्न करने की अनुमति देते थे। सच तो ये है कि बैडलैंड्स को हार्टशिफ्ट पल की कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन वह वोइट्ज़ी जेडसील को बहुत चाहता था। स्वूश 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 स्वूश, चारों पानी के नीचे की खाई में गहराई तक चले गए। कहाँ है वो? सील कहाँ है? खाई में घुसते ही निंग का पहला विचार अपने हृदयलोक प्रक्षेपण से उसके हर इंच को स्कैन करने का था। अफसोस, उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। तोड़ो! नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी छड़ी से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रहार किया, जो आसपास के क्षेत्र की ओर जा रहा था, लेकिन उसने निंग, सोलेस्की या बैडलैंड्स को चोट पहुंचाने से बचने का ध्यान रखा। उन्होंने बहुत पहले ही एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की आजीवन शपथ ली थी। धमाक धमाक धमाक, पानी के नीचे की पूरी घाटी टूटने लगी क्योंकि पानी और पत्थर दोनों ही इस प्रहार से वाष्पीकृत हो गए। सोलेस्की और बैडलैंड्स ने भी पानी के नीचे की घाटी पर उन्मत्ततापूर्वक हमला करना शुरू कर दिया, जैसा कि निंग ने किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाइनडस्ट बहुत चिंतित था। यह इसी घाटी में होना चाहिए, यह इसी घाटी में होना चाहिए। चारों ने घाटी पर अपना उग्र हमला जारी रखा। धमाका! डाउलॉर्ड सोलेस्की ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे एक पहाड़ का घना पत्थर का हिस्सा चकनाचूर हो गया। अंदर एक पत्थर का खंभा था और उस खंभे के ऊपर जेड का एक गोल टुकड़ा मंडरा रहा था, जिससे दूधिया सफेद रोशनी निकल रही थी। यह वोइट्ज़ी जेडसील था। स्वूश स्वूश स्वूश, निंग, नाइनडस्ट और बैडलैंड्स सभी सोलेस्की की स्थिति की ओर देखने के लिए मुड़े। डाउलॉर्ड सोलेस्की एक पल के लिए शून्य से देखता रहा, फिर तुरंत मुक्का मारकर पत्थर के खंभे के चारों ओर बनी सुरक्षात्मक संरचना को चकनाचूर कर दिया। उसने आसानी से उस संरचना को चकनाचूर कर दिया, फिर शून्य सागर जेडसील को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन नाइनडस्ट दंग रह गया। बड़े भाई सोलेस्की, निंग के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। मैं अपनी संख्यात्मकता के माध्यम से इनमें से किसी भी बात का अनुमान लगाने में असमर्थ था। बैडलैंड्स ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वे सभी आजीवन मित्र थे, ये दाउमज का सर्वोच्च खजाना था। उनमें से कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। मैं सबसे तेज और सबसे ताकतवर हूँ, और फिर भी आखिर में खजाना तुम ही जीत गए, सोलेस्की। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं कहना। डाउलॉर्ड सोलेस्की खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वे चारों मिलकर घाटी को ध्वस्त करने और वोइट्ज़ी जेडसील को ढूंढने में लगे थे, लेकिन संयोग से वह उसके ठीक बगल में था। उसके एक ही भाग्यशाली मुक्के ने वोइट्ज़ी जेडसील को छुपाने वाले पत्थर के खंभे को चकनाचूर कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से उसके हाथों में आ गिरा। नाइनडस्ट और निंग को उसे रोकने की कोशिश करने का भी मौका नहीं मिला। सब लोग, मैं सिर्फ किस्मत से जीता हूँ। हालांकि अभी जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है इस चीज के साथ भाग निकलना। मुझे पूरा विश्वास है कि पास के डाउलॉर्ड जल्द ही आ जाएंगे। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग और बाकियों की तरफ घबराहट में संदेश भेजा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें उम्मीद है कि हम तुम्हारे भागने में तुम्हारी मदद करेंगे? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं और ठंडी आवाज में कहा, भागना बेहद खतरनाक होगा। राजा गोर्श भी सील के साथ भागने की कोशिश में मर गया। अगर हम तुम्हारी भागने में मदद करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम भी मर जाएंगे, और अगर बच भी गए तो भी हमें वोइट्ज़ी जेडसील से कोई फायदा नहीं होगा। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? और तुम इतने कमजोर हो कि उन दुश्मनों से लड़ते हुए हमारी मदद भी नहीं कर पाओगे।
यद्यपि वे एक ही टीम में थे और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की शपथ ले चुके थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया। डाउलॉर्ड सोलेस्की का चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। बड़े भाई सोलेस्की, पलटकर मत लड़ो। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे डाउलॉर्ड सोलेस्की उसकी संपत्ति की दुनिया में खींच गया। डार्कनॉर्थ, यह क्या है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दंग रह गया। बड़े भाई सोलेस्की ने एक बार मेरी जान बचाई थी और हम दोनों वास्टहेवन पैलेस के भाई हैं। मैं उनसे कैसे हाथ धो सकता हूँ? निंग ने सिर हिलाया। इसकी चिंता मत करो भाई निंडस्ट, मैं बिल्कुल भी लाचार नहीं हूँ। मैं जब तक भाग सकता हूँ भागता रहूंगा। अगर मुझे लगा कि मेरे पास भागने का कोई मौका नहीं है तो मैं बस सील सौंप दूंगा। पुस्तक 32 अध्याय 13 लड़ाई। जिस आसानी से जी निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने उन पर हमला करने वाले पहले दस्ते का वध कर दिया था, जिससे हमलावरों को भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स जो लड़ाई पर जासूसी कर रहे थे स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? वह चांदी के वस्त्र पहने आदमी कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वाइनसेज ने चिंतित होकर पूछा। क्या किसी को पता है कि वह चांदी के वस्त्र वाला आदमी कौन है? क्या किसी को पता है कि वह कहाँ से आया है? मैं केवल इतना जानती हूँ कि वह एक प्राचीन साधक है जो मेरे बराबर है, फेंट क्वीन डिस्ट्रीन ने उत्तर दिया। प्राचीन साधकों ने अचानक इतने भयानक शक्तिशाली डाउलॉर्ड को कब जन्म दिया? हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स ने तुरंत ये जानकारी दूसरे डाउलॉर्ड्स तक फैलानी शुरू कर दी और उनसे इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। वहां मौजूद कई डाउलॉर्ड्स में से वास्तव में कुछ ही ऐसे थे जो नाइनडस्ट के बारे में जानते थे। प्राचीन साधकों के पास एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड है जिसे रेडवाटर के नाम से जाना जाता है, जो दंड कला में निपुण है और जल के दाव पर चलता है। वह नाइनडस्ट संप्रदाय का नया संप्रदाय स्वामी बन गया है। हालांकि जब मैं उसे जानता था तब वह इतना शक्तिशाली नहीं था। हाँ, जब मैंने उन्हें दबाने के लिए अपने हृदय विश्व प्रक्षेपण का उपयोग किया तो मैंने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को उन्हें नाइनडस्ट कहते हुए सुना। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड, डाउलॉर्ड रेडवाटर, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड। वेवशिफ्ट दायरे में बहुत ज्यादा संख्या में डाउलॉर्ड्स एकत्रित थे, यहाँ तक कि सबसे कम महत्वपूर्ण डाउलॉर्ड्स भी कुछ लोगों को ज्ञात थे। सभी डाउलॉर्ड्स को और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए खतरे का सामना करना पड़ा और प्रशिक्षण लेना पड़ा। इस प्रक्रिया के दौरान वे स्वाभाविक रूप से अन्य डाउलॉर्ड्स से टकरा जाते थे। वहां मौजूद सभी डाउलॉर्ड्स समझ गए थे कि डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट का सामना करना आसान नहीं होगा। नाइनडस्ट पहले से ही राजा गोर्श के बराबर था, जबकि डार्कनॉर्थ एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर था। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे पूरक थे। भाड़ में जाओ। निंग ने एक भयंकर दहाड़ लगाई क्योंकि उसका हृदय उसकी ड्रीम स्टार कला के माध्यम से एक लहर में उन 5 डाउलॉर्ड्स की ओर बढ़ गया जो उन्हें रोकने आए थे। प्राचीन हेगेमॉन के अवशेष स्थल का निरीक्षण करने, ड्रीमडस्ट लिपि का अध्ययन करने, थंडरसाउथ पैलेस की परिक्रमा करने और कई वर्षों तक पुनर्मिलन के स्टोन सेंसर का उपयोग करने के बाद निंग ड्रीम स्टार कला में एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अब तक उसके भ्रम थंडरसाउथ पैलेस के भीतर मौजूद भ्रमों के बराबर हो गए थे और यहाँ तक कि निंडस्ट भी थंडरसाउथ पैलेस के भ्रमों से बार बार चला गया था। जब निंग इस तकनीक का इस्तेमाल करती थी तो ज्यादातर दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड इससे प्रभावित होते थे, और सच तो ये है कि यह कोई खास बात नहीं थी। जब डाउलॉर्ड फेदरड्रेस ने अपना फेदरड्रेस सोल्थरोल सॉन्ग इस्तेमाल किया था तो कोई भी गैर हार्टफोर्स कल्टीवेटर डाउलॉर्ड इसका विरोध नहीं कर पाया, यहाँ तक कि दूसरे सर्वोच्च प्रथम श्रेणी के डाउलॉर्ड भी नहीं। यही बात हार्टफोर्स कल्टीवेटर्स को इतना भयानक बनाती थी। मैं कहाँ हूँ? 5 में से 4 डाउलॉर्ड भ्रम में फंस गए। ये देखकर बाकी बचे एक ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। चलो चलें। निंग और बाकी लोग समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने उड़ने वाले जहाज का इस्तेमाल करके तेज रफ्तार से भाग निकले। अभी क्या हुआ? हम सब भ्रम में कैसे फंस गए? मेरा दाव हृदय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैं भी भ्रम में कैसे फंस गया? जब अन्य 4 डाउलॉर्ड्स को होश आया तो वे इतने भयभीत थे कि उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। अगर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ न होता तो हम पांचों मिलकर नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के लिए ढेरों मुसीबतें खड़ी कर सकते थे। उफ, उन्होंने मिलकर काम किया है। उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। इस संयोजन की ताकत का खुद अनुभव करने के बाद दस्ते को तुरंत समझ आ गया कि निंग नाइनडस्ट की जोड़ी कितनी भयानक रूप से मजबूत है। ये सच था। निंग नाइनडस्ट की टीम लगभग अजेय थी। दोनों के पास अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कलाएं थीं और निंग का हृदय लोक प्रक्षेपण सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हृदय लोक प्रक्षेपण को बार बार पीछे धकेलने में सक्षम था। हालांकि टाइमड्रीम द्वारा उसका अपना प्रक्षेपण बार बार नष्ट किया गया, फिर भी उनकी गुप्त कलाएं इतनी प्रबल थीं कि वे बाकी सब सहन कर सके। इस प्रकार उनकी गति जरा भी धीमी नहीं हुई। जहां तक युद्ध शक्ति का सवाल है, हालांकि वे संख्या में दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड से बार बार कमजोर थे, फिर भी निंग दूर से ही उन पर अपना हृदय बल का भ्रम फैला देता था और उनमें से ज्यादातर तुरंत उसके झांसे में आ जाते थे। उन्हें धीमा करने का कोई उपाय ही नहीं था। पलक झपकते ही निंग का दल 19 दिन उड़ान में बिता चुका था। रास्ते में उन्हें डाउलॉर्ड दस्तों के कई हमलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 हमलों से निपटना बेहद मुश्किल था। उन्होंने पूरी गति से लड़ाई लड़ी और 5 डाउलॉर्ड को मार गिराया। निंग और नाइनडस्ट अचानक सामने की ओर देखने लगे। कुछ तो गड़बड़ है। निंग की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने दूर से उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे एक लाल वस्त्रधारी युवक की ओर देखा। लाल वस्त्रधारी युवक की आंखें बेहद चमकदार थीं और वे तारों की तरह चमक रही थीं।
निंग के चेहरे पर भारीपन था। वह सचमुच हमें अकेले रोकने की हिम्मत कर रहा है। वह जानता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, फिर भी वह हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। वह शायद एक महान दावलॉर्ड है। हाँ, और भी बुरी बात यह है कि वह ज्यादा मशहूर लोगों में से नहीं लगता। हमें नहीं पता कि उसकी कुशलता क्या है। नाइनडस्ट को भी बुरा लग रहा था। उनकी उड़ान के दौरान ये पहली बार था कि एक अकेला डावलॉर्ड अकेले ही उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा था। भाई डार्कनॉर्थ, भाई नाइनडस्ट, मेरा ताओवादी नाम स्नोजॉय है। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं और अभी तो हम झगड़ने ही वाले हैं। लाल वस्त्रधारी युवक खिलखिलाकर हंसा। तुम वर्ड्जी जेडसील क्यों नहीं दे देते? अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम बच नहीं पाओगे। तुम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। नाइनडस्ट मुस्कुराया। निंग की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई और उसने तुरंत अपनी ड्रीम स्टार कलाकृतियां दिखा दी। हालांकि लाल वस्त्र पहने वो युवक उनके सामने मुस्कुराता रहा। जब ड्रीम स्टार कलाकृतियां उस आदमी के पास से गुजरी तो वह आदमी बस मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था और नाइनडस्ट को देखते ही उसकी आंखें और भी चमक उठीं। भाई नाइनडस्ट, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने ठंडी सांस ली। तो तुम असल में भ्रम फैलाने में भी माहिर हो। अफसोस, मेरे भ्रम भाई डार्कनॉर्थ के भ्रमों से किसी भी तरह मेल नहीं खा सकते। आखिरकार वह एक सच्चे हृदय बल साधक हैं। लाल वस्त्रधारी युवक मुस्कुराया। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया जब उसने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। नाइनडस्ट, मेरे ड्रीम स्टार ने उसके साथ कुछ नहीं किया। वह शायद एक सर्वोच्च दावलॉर्ड है। सर्वोच्च दावलॉर्ड्स में लगभग सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्माएं और दाव हृदय होते हैं। उनकी आत्माएं भ्रम से आसानी से विचलित नहीं होंगी। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने दूर खड़े लाल वस्त्रधारी युवक को ठंडी निगाहों से देखा, फिर गरजा। दावलॉर्ड स्नोजॉय, हम्फ, देखते हैं कि क्या तुम सचमुच मेरा रास्ता रोकने लायक ताकतवर हो। तुम्हारे पीछे। लाल वस्त्रधारी युवक शालीनता से मुस्कुराया, फिर उड़कर चला गया। हमला। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड आसमान में तेजी से उड़ रहा था। उसकी लंबी छड़ी 10,000 किलोमीटर लंबी हो गई थी और उसने उसे अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी पर पटक दिया। उसके आसपास का स्थान सचमुच एक भंवर में बदल गया और वह लंबी छड़ी उस भंवर के केंद्र में थी जो लाल वस्त्र पहने युवक की ओर टूट पड़ी। लाल वस्त्रधारी युवक ने तुरंत अपनी 6 हाथीदांत सफेद भुजाएं प्रकट कर दी। उसकी 6 भुजाएं मोर के पंखों की तरह फैली हुई थीं और नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी पर हथेली, उंगलियों, पंजों और अन्य प्रकार के प्रहार कर रही थीं। धम्म, एक बेहद धीमी और हल्की टक्कर सुनाई दी। लाल वस्त्रधारी युवक का शरीर थोड़ा कांपा, फिर उसने नाइनडस्ट पर हमला जारी रखा। मर जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लाठी कमर में घुमाई और एक और वार की तैयारी करने लगा। उसकी लंबी लाठी पानी से निकलते हुए किसी बाढ़ के ड्रैगन की तरह थी, जिससे उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं जो लाल वस्त्र पहने उस युवक की ओर नीचे की ओर टूट रही थीं। धमाका, हिस, टकराना। लाल वस्त्रधारी युवक के प्रहार अत्यंत सुंदर थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के प्रहार चाहे कितने भी भयंकर क्यों न हों, वह युवक अत्यंत सूक्ष्म प्रहारों से उनका बचाव करने में सक्षम था। वह बिना किसी नुकसान के नाइनडस्ट के लंबे डंडे से अकेले ही अपने 6 हाथों से बचाव करने में सक्षम था। निंग की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर यही हाल रहा तो लड़ाई कई दिनों तक बिना किसी समाधान के चलती रहेगी। स्वूश। निंग अचानक गायब हो गया जब उसने लाल वस्त्रधारी युवक के करीब जाने के लिए अपनी छायाहीन बचाव कौशल का इस्तेमाल किया। तुम मुझ पर घात लगाना चाहते हो? लाल वस्त्रधारी युवक की ईश्वर इंद्रिय इस पूरे समय सक्रिय थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता चल गया कि निंग उसके करीब आ रहा है। वह धीरे से हंसा। तुम एक हृदय बल साधक हो। अगर तुम कहीं दूर छिप जाते तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तुम सचमुच खुद को मेरे हाथों में सौंपने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मार डालो। निंग के प्रकट होते ही प्रकाश की 6 धाराएं एक साथ प्रकट हुईं, 3 सिर, 6 भुजाएं, और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए अपनी 6 उत्तर धनुष तलवारें भेजीं। चले जाओ। लाल वस्त्र पहने युवक ने लापरवाही से उसे थप्पड़ मारने के लिए एक हाथ हिलाया। धमाका। तलवारों की नोकें लाल वस्त्रधारी युवक की हथेली के बीचों बीच टकराईं। युवक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने सोचा था कि वह एक ही हाथ से निंग पर जोरदार वार कर पाएगा, लेकिन निंग ने अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली वार, ब्लड ड्रॉप मुद्रा, का इस्तेमाल किया था। नॉर्थबो तलवारों के साथ इस्तेमाल की गई इस मुद्रा में अविश्वसनीय शक्ति थी। हालांकि निंग को उस हथेली के प्रहार में निहित अपार शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन उसकी तलवारबाजी की रक्षात्मक क्षमता ने उसे एक ही तलवार से उस शक्ति का अधिकांश भाग विक्षेपित और नष्ट करने में सक्षम बनाया। उसके पास हेगेमॉन कवच भी था, जिससे वह जितना संभव हो सके प्रहार को झेल सकता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी बाकी 5 तलवारें हमले से क्षतिग्रस्त न हों। इस प्रकार बाकी 5 उत्तरधनुष तलवारें लाल वस्त्रधारी युवक की ओर बेरहमी से वार करती रहीं। मैंने कहा था ना, हट जाओ। लाल चोगा पहने युवक अब चिढ़ गया। उसने अपनी 3 सफेद हथेलियां निंग की तरफ जोरदार तमाचे मारे और जैसे जैसे वो निंग की तरफ तमाचे मारता गया, उसकी हथेलियां बढ़ती गईं। धमाका, धमाका, धमाका। निंग पीछे की ओर उड़ गया। धमाका। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अचानक अपनी लंबी लाठी से लाल वस्त्रधारी युवक की कमर पर जोरदार वार किया, जिससे वह भी पीछे की ओर उछल पड़ा। युवक के मुंह से खून की एक बूंद निकली। धिक्कार है। लाल वस्त्रधारी युवक ने जल्दी से हवा में खुद को सीधा किया। उसकी आंखों में गुस्से का भाव था और वह दूर खड़ी निंग की ओर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। शानदार, डार्कनॉर्थ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नजदीकी मुकाबले में इतने मजबूत होगे। तुमने मुझे थोड़ा चौंका दिया।
और मुझसे वार करने के बाद भी तुम्हारे मुंह से खून तक नहीं निकला। शानदार, शानदार। निंग उसकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। निंग से निपटने के लिए उसे अपनी कम से कम 30 से 40% शक्ति लगानी पड़ी, लेकिन इसका मतलब था कि अब वह निंडस्ट सेक्लॉर्ड का सामना नहीं कर पाएगा। पुस्तक 32, अध्याय 14। डाउ लॉर्ड शाका ने उनका रास्ता रोक दिया। तुम दोनों मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। मैंने अभी अभी एक ऐसा शक्तिशाली प्रहार विकसित किया है जो मुझे अभी तक दूसरे डाउ लॉर्ड्स के सामने प्रदर्शित करना बाकी है। तुम दोनों इसे सबसे पहले देखोगे, लाल वस्त्रधारी युवक ने ठंडी आवाज में कहा। उसका शरीर आकाशीय प्रकाश की किरणों से चमकने लगा जो उसके बाएं और दाएं मिलकर दो तारों जैसे शरीर बना रही थीं। लाल वस्त्र पहने युवक और उसके दो तारों जैसे शरीर एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे थे। एक स्टारगॉड क्लोन? जी निंग और नाइनडस्ट दोनों ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ये स्टारगॉड क्लोन हैं। लाल वस्त्रधारी युवक ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये स्टाकिंग की सर्वोच्च तकनीक है। स्टारगॉड क्लोन। स्टाकिंग को डाउ लॉर्ड्स में 9वां स्थान प्राप्त था और वह अपनी मारक तकनीक स्टारगॉड क्लोन के लिए प्रसिद्ध था। हर एक स्टारगॉड क्लोन में असली शरीर की 50% शक्ति होती थी। स्टाकिंग कुल 7 ऐसे स्टारगॉड क्लोन बनाने में सक्षम था। स्टाकिंग का एस्ट्रल दाव एक चरम तकनीक है जिसमें स्पष्ट खामियां हैं जो उसे नजदीकी मुकाबले में कमजोर बनाती हैं। हालांकि इसने उसे अपनी स्टारगॉड क्लोन तकनीक विकसित करने में मदद की, जिससे वह अंतहीन प्रदेशों में शीर्ष 10 में शुमार हो गया। लाल वस्त्रधारी युवक मुस्कुराया। मेरा अपना एस्ट्रल दाव उससे ज्यादा उत्तम है। इसमें कोई खामी नहीं है। हालांकि मैं केवल 2 स्टारगॉड क्लोन ही बना पाता हूँ, फिर भी मैं स्टाकिंग से कहीं बेहतर हूँ। निंग और नाइनडस्ट ने एक दूसरे को देखा। यह अनजान डाउ लॉर्ड स्नोजॉय नजदीकी मुकाबले में वाकई बहुत दुर्जेय था। हालांकि वह इस पूरे समय बचाव कर रहा था, फिर भी वह नाइनडस्ट के वार का जवाब देने में सक्षम था। अब जब उसके साथ 2 और स्टारगॉड क्लोन थे तो वे क्या करते? मार डालो। लाल वस्त्रधारी युवक और उसके 2 स्टारगॉड क्लोनों ने एक साथ नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पर हमला किया। क्रोधित नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड भी आगे बढ़ा। उसकी लंबी लाठी सीधे बाहर की ओर झपटी। उसका हमला देखने में आसान लग रहा था, लेकिन उसमें अदम्य शक्ति थी। लाल वस्त्रधारी युवक ने अपनी हथेलियों से हमले को थोड़ा टाला, लेकिन नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की लंबी लाठी अचानक मुड़ गई और उसके दोनों ओर फैल गई, जिससे लाल वस्त्रधारी युवक और दोनों स्टारगॉड क्लोन एक साथ एक ही समय पर वार करने लगे। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों के बीच बस कुछ दर्जन बार ही एक दूसरे पर वार हुआ। उसके बाद स्टारगॉड क्लोनों में से एक ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की छाती पर सीधे हथेली से वार किया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की छाती पानी की एक धारा में आंशिक रूप से घुल गई थी और फिर जल्दी से फिर से आकार ले लिया। हालांकि उसके पास स्टारगॉड क्लोन तकनीक जैसा कोई घातक हमला नहीं था, लेकिन उसका अजेय जलरूप स्नोजॉय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली सर्वोच्च रक्षात्मक तकनीक थी। वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसका असली शरीर 2 स्टारगॉड क्लोनों के साथ मिलकर मुझे बांध सकता है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने दांत पीस लिए, फिर अपने दाहिने हाथ से वार किया और अपनी हथेली में वह अजीब संरचना आरेख बनाया। गड़गड़ाहट। उसकी हथेली में मौजूद संरचना चित्र तुरंत बाहर निकल आया और आकार में बढ़कर 1 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। विशाल संरचना चित्र एक वृत्त के भीतर एक वर्ग के आकार का था और बहते अवरोधों की परतों से भरा हुआ था। संरचनाओं की हजारों परतें लगातार एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। जाल बिछाना। लाल वस्त्रधारी युवक, जो इस पूरे समय बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसके चेहरे पर स्तब्ध क्रोध के भाव उभर आए। चलो चलें। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने तुरंत निंग को अपने साथ खींच लिया और उन्मत्त होकर पीछे हट गया। उनके सामने संरचनाओं की परतें बिखर गईं। झट, वे काले जहाज में घुस गए, फिर तेजी से पूरी गति से भाग गए। भागना बंद करो, भागना बंद करो। उस विशाल संरचना में फंसा लाल वस्त्रधारी युवक गुस्से से दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वह कितना करीब था, कितना करीब। वोएजी जेडसील पहुंच के भीतर था, लेकिन इस जाल जैसी संरचना ने उसके सारे मौके छीन लिए थे। तोड़ो, तोड़ो। लाल वस्त्रधारी युवक ने जालनुमा संरचना पर धावा बोल दिया। वह संरचना बनाने की कला में उतना कुशल नहीं था, और जब उसने देखा कि यह संरचना हजारों परतों वाली बाधाओं से बनी है, तो उसे लगा कि उसे भेदना ही एकमात्र रास्ता है। उसे संरचना के भीतर की शक्ति को लगातार खपाना था। जब उसकी शक्ति समाप्त हो जाती, तभी उसे बच निकलने का मौका मिलता। हालांकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह प्राचीन साधकों के एक हेजमोन द्वारा छोड़ी गई कोई चीज थी। ये संरचना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वह पूरे 1 घंटे तक उसमें फंसा रहा, फिर किसी तरह बच निकला। तब तक निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बहुत दूर भाग चुके थे। स्थिति बहुत खराब लग रही है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के पास अविश्वसनीय शक्ति का जाल गठन है। डाउलॉर्ड स्नोजॉय इसके अंदर फंस गया है। ये बात तेजी से फैल गई और इस क्षेत्र में एकत्रित हुए कई डाउलॉर्ड्स चिंतित होने लगे। उन्हें 9वीं परत से धीरे धीरे गुजरने में समय लगा, जिससे किसी भी समूह के लिए दूसरे समूह को रोकना मुश्किल हो गया। वे बेहद भाग्यशाली थे कि एक सर्वोच्च डाउलॉर्ड ने निंग के दस्ते को रोक लिया, लेकिन किसने सोचा होगा कि निंडस्ट सेक्लॉर्ड उनके खिलाफ एक जाल बिछाकर आसानी से बच निकलेगा। भागो, भागो, भागो। निंग का समूह पूरी गति से बेतहाशा भागता रहा। निंग और नाइनडस्ट दोनों जानते थे कि ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जाल सी रचना का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन चाल थी, लेकिन नाइनडस्ट की रचना का खजाना 10 लाख क्यूब कैओस रत्नों के इस्तेमाल से ही धीरे धीरे रिचार्ज हो सकता था। ऐसे समय में उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन रिचार्ज होने में 2-3 दिन तो लगेंगे ही। पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। डाउलॉर्ड स्नोजॉय एक बार फिर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाया।
फिलहाल समूह को दूसरा सर्वोच्च डाउनलोड नहीं मिला था। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही बीता है। हमारे सामने जो रास्ता है उसके हिसाब से हमें 9वीं परत से बाहर निकलने में अभी 2 साल और लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। निंग, नाइनडस्ट और बैडलैंड्स सभी काले जहाज के डेक पर खड़े थे। डाउनलोड बैडलैंड्स की भौहें अचानक तन गईं। वह बार बार अपनी अंकगणितीय गणनाओं में उलझा रहा, बस बार बार अपना सिर हिला रहा था। क्या हुआ? निंग और नाइनडस्ट ने पूछा। हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। बैडलैंड्स ने बताया, मेरी गणना मुझे बता रही है कि चाहे हम किसी भी तरफ जाएं, स्थिति और खराब होती जाएगी। नाइनडस्ट हंसा, वे जानते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। जाहिर है हालात और भी खतरनाक होते जाएंगे। हमारे लिए बस 9वीं परत से बच निकलना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन अगर वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। कोई आ रहा है। निंग ने सामने की ओर देखा। अरे! नाइनडस्ट भी मुड़ा और आगे देखने लगा। अचानक दूर से एक सुनहरी रोशनी की लकीर दिखाई दी और निंग और नाइनडस्ट दोनों के चेहरे तुरंत बदल गए। साथ ही दाववादी डार्क नॉर्थ। बहुत समय हो गया मिलते हुए। दूर एक सुनहरे कवच और सुनहरे बालों वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान और आंखों में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। तुम बहुत जल्दी सुधर गए हो, दावलॉर्ड शाका। निंग के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। जब कोंगसन निंग को मारने की कोशिश में नाकाम रहा तो कोंगसन ने दावलॉर्ड शाका से मदद मांगी थी। निंग को जिंदा रहने के लिए अपने हेगेमोन दाव सील का इस्तेमाल करना पड़ा था। तलवार के आधिपत्य की दाव सील अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसने कोंगसन का पूरी तरह से वध कर दिया था। हालांकि दावलॉर्ड शाका एक मूल्यवान जीवन रक्षक खजाने की बदौलत बच निकलने में कामयाब रहा था। तुमने सचमुच मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरी सील से मार दूंगी? निंग ने ठंडे स्वर में कहा। आहा! दावलॉर्ड शाका जोर से हंसा। स्वाभाविक रूप से वह कुछ साल पहले का वह भयानक दृश्य कभी नहीं भूला था। क्या तुम सच में मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसे 2 खजाने थे? और अगर तुम्हारे पास दूसरा भी है तो क्या हुआ? मुझे पता था कि वेवशिफ्ट दायरे की यह यात्रा कितनी खतरनाक होगी, इसलिए मैंने एक सुरक्षात्मक खजाना हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर तुम दूसरी दाव सील भी इस्तेमाल करो तो भी मैं बच निकलूंगा। उसे भूल जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं, फिर मन ही मन कहा, चलो चलते हैं। उसके साथ समय बर्बाद मत करो। चलो चलें। निंग इस विचार से सहमत हो गया। झट! काला जहाज तुरंत प्रकाश की गति से 100 गुना तेज हो गया, क्योंकि दोनों ने दावलॉर्ड शाका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। भाग रहे हो? दावलॉर्ड शाका ने तुरंत प्रकाश की गति से 100 गुना अधिक गति पकड़ ली। अपना हाथ लहराया और काले बर्तन की ओर सीधे सुनहरी रोशनी की एक किरण भेजी। भाड़ में जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी छड़ी लहराई, जिससे सुनहरी रोशनी की लकीर एक तरफ टूट गई। हा हा हा! दावलॉर्ड शाका ठंडी मुस्कान के साथ काले बर्तन के और करीब उड़ता गया। तुम बच नहीं पाओगे। एक के बाद एक सुनहरे पंख उसके अंदर से उड़े, कुल 6। वे सभी सुनहरी रोशनी की धारियों में बदल गए जिन्होंने काले बर्तन पर धावा बोल दिया। धिक्कार है उस दावलॉर्ड शाका पर। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड काले जहाज से बाहर निकला, लेकिन दावलॉर्ड शाका अपनी तेज रफ्तार की बदौलत आसानी से उससे बच निकला। शाका प्रकाश की गति से 100 गुना तेज चल रहा था। नाइनडस्ट के लिए उसे पकड़ पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे वह संरचना आरेख एक बार फिर उड़ गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। असल ताकत के मामले में दावलॉर्ड शाका असल में नाइनडस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि वह बहुत तेज था। हालांकि वह पूरे 1 घंटे तक उस दल में फंसा रहा, फिर भी वह 1 दिन से भी कम समय में एक बार फिर उन तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने निंग और बाकियों से नजदीकी मुकाबला करने से इनकार कर दिया, बस दूर से ही बार बार लंबी दूरी के हमले करता रहा। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे बहुत धीमी गति से, अपनी अधिकतम गति के आधे से भी कम गति से आगे बढ़ेंगे, एक साथ दौड़ते और लड़ते हुए। जाहिर है वे बहुत करीब होंगे। आखिरकार वे फॉर्मेशन के खजाने को अराजकता रत्नों से भरने में कामयाब रहे और एक बार फिर दावलॉर्ड शाका को फंसा लिया। लेकिन 1 दिन बाद वह फिर से उनके पास पहुंच गया। वे बच नहीं पाएंगे। वे कहीं नहीं जा रहे हैं। सभी हार्टफोर्स साधक जो देख रहे थे, उन्हें ठीक ठीक पता था कि स्थिति क्या है। जब से दावलॉर्ड शाका निंग की टुकड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुआ था, तब से उनकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी। 5 दिन और बीत गए। धिक्कार है। जैसे ही निंग और नाइनडस्ट एक बार फिर दावलॉर्ड शाका से निपट रहे थे, अचानक दूर से एक और आकृति प्रकट हुई और उनकी ओर उड़ने लगी। ये लाल वस्त्रधारी युवक दावलॉर्ड स्नोजॉय था। तुम खत्म हो गए। दावलॉर्ड शाका हंस पड़ा। तुम बच नहीं पाओगे। दावलॉर्ड स्नोजॉय उनके पास आया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। निंग और नाइनडस्ट ने एक दूसरे को देखा। वे शाका या स्नोजॉय से नहीं डरते थे, हालांकि दोनों ही सर्वोच्च दावलॉर्ड थे। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो निंग और नाइनडस्ट को पूरी तरह से जकड़ लेंगे, जिससे उनका भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुमकिन है कि और भी दावलॉर्ड आने लगें। ये याद रखना जरूरी है कि अब तक सर्वोच्च रैंक वाले दावलॉर्ड्स में से एक भी नहीं आया था। पुस्तक 32, अध्याय 15, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और किंग फ्रीक। दावलॉर्ड स्नोजॉय धीरे धीरे आकाश मार्ग से उनकी ओर बढ़ता हुआ काले जहाज की ओर बढ़ रहा था। जहां तक दावलॉर्ड शाका का सवाल है, उसने अपने जादुई खजानों से दूर से हमला किया और लंबी दूरी के हमलों से जी निंग और नाइनडस्ट को बांध दिया। लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। हम खुद को इस तरह उनके हाथों में नहीं फंसने दे सकते। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने तुरंत कहा।
निंग काले जहाज पर नियंत्रण बनाए हुए था और नाइनडस्ट को अकेले ही डाउलॉर्ड स्नोजॉय और डाउलॉर्ड शाका से लड़ते हुए देख रहा था। यह एक 2-1 की लड़ाई थी और नाइनडस्ट स्पष्ट रूप से नुकसान में था। नाइनडस्ट, निंग ने आह भरी। सच तो ये है कि नाइनडस्ट को इसमें शामिल होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। वर्ल्ड्जी जेडसील उसका नहीं होगा, चाहे वे सफल हों या असफल। हमें क्या करना चाहिए? मैं उनके स्तर की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। आखिरकार मैं अभी भी उतना मजबूत नहीं हूँ। निंग भी काफी निराश महसूस कर रहा था। डाउलॉर्ड स्नोजॉय और डाउलॉर्ड शाका दोनों ही उसकी हृदय बल तकनीकों के प्रभावों को नजरअंदाज करने में कामयाब रहे। जहां तक उसकी नजदीकी युद्ध क्षमताओं का सवाल है, डाउलॉर्ड स्नोजॉय अपने सिर्फ एक स्टारगोड क्लोन से ही उसे हरा और दबा सकता था। हम पूरी तरह से फंस गए हैं। अब हालात और भी बदतर होने वाले हैं। निंग सचमुच चिंतित थी। दूर एक सफेद नाव पर सवार 2 आकृतियां तेज गति से निंग की ओर बढ़ रही थीं। पहला एक विदेशी व्यक्ति था जिसने मुकुट पहना हुआ था और सुंदर सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। इस व्यक्ति की आंखें गहरी लाल थीं और उससे राजा जैसी भव्य आभा निकल रही थी। आम डाउनलॉर्ड्स को उसके सामने झुकने और दंडवत प्रणाम करने की अदम्य इच्छा होती। वह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम था, सभी अनंत प्रदेशों में सबसे कुशल हृदय बल साधक। उसके बगल में एक छोटा, दुबला पतला और बदसूरत आदमी खड़ा था, जिसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार लटकी हुई थी। उसे किंगफ्रीक के नाम से जाना जाता था और अनंत प्रदेशों के डाउनलॉर्ड्स में उसका स्थान 18वां था। हालांकि सर्वोच्च प्रथम श्रेणी के डाउनलॉर्ड्स में उसका स्थान काफी नीचे था, फिर भी वह उनमें से एक था। किसी भी सर्वोच्च डाउनलॉर्ड को कम नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। सेक्लॉर्ड, हम उनके करीब पहुंच रहे हैं। हमें 2 दिन के अंदर उनसे मिल जाना चाहिए, किंगफ्रीक ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। बहुत बढ़िया। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड स्नोजॉय ने उन्हें बांध तो दिया है, लेकिन वे नाइनडस्ट या डार्कनॉर्थ को नहीं मार पाएंगे। वाइनसेज और बाकी लोगों की बात करें तो वे अभी भी काफी दूर हैं। वाइनसेज को यहाँ पहुँचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। तब तक तो मैं वोइडजी जेडसील बहुत पहले ही हासिल कर चुका होता। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके हकदार हैं, सेक्लॉर्ड, किंगफ्रीक ने भारी स्वर में कहा। 10वीं परत में 3 और मोहरें हैं। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने किंगफ्रीक की ओर देखा। जैसे ही मुझे दूसरी वोइडजी जेडसील मिलेगी, मैं तुरंत उसका इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ 10वीं परत में जाऊंगा और बाकी 3 में से एक के लिए लड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें उनमें से एक हासिल करने में मदद करूंगा। वे सभी आपके होंगे, सेक्लॉर्ड, किंगफ्रीक ने कहा। नहीं, मैं कोई भी अन्य खजाना ले लूंगा, लेकिन अगर हम दूसरा वोइडजी जेडसील प्राप्त कर सकें तो वह आपको मिलेगा, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने कहा। इस बातचीत को देखकर कोई भी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता। संप्रदाय के स्वामी टाइमड्रीम ने एक विशाल संप्रदाय की स्थापना की थी और वह उसका सर्वोच्च नेता था, जिसके वश में अनगिनत जीव थे। जो उसकी आज्ञा मानते थे वे जीवित रहते थे, जो उसकी अवज्ञा करते थे वे नष्ट हो जाते थे। वह अपनी दुनिया में सर्वोच्च था और मनुष्यों के हृदयों को प्रभावित करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। अगर तीनों लोकों के देवराज को दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में आनंदित कहा जा सकता है, तो सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम तो उससे भी बदतर था। दरअसल वह इतना अमानवीय रूप से भ्रष्ट हो गया था कि उसे सचमुच राक्षसों का राक्षस कहा जा सकता था। अपनी चरम सीमा के बावजूद उसने हृदय बल के क्षेत्र में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। दाव न तो अच्छा था, न ही बुरा। इसमें अच्छाई भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती थी और बुराई भी। किंगफ्रीक के बारे में क्या? वह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का दाहिना हाथ था। सेक्लॉर्ड हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था और सब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बहुत सी चीजें किंगफ्रीक के जिम्मे छोड़ दी जाती थीं। किंगफ्रीक की बात करें तो वह एक सामूहिक हत्यारा था जो अपनी निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था और एक अप्रत्याशित स्वभाव का व्यक्ति था। टाइमड्रीम संप्रदाय के कई अनुयायी जब भी उसे देखते थे तो उसे अपमानित करने और इस अपराध के लिए मारे जाने के डर से भयभीत हो जाते थे। जब दोनों साथ काम करते थे तो उन्हें महल के स्वामी डॉनस्टार या वाइनसेज जैसे लोगों से भी डर नहीं लगता था। कोई कल्पना कर सकता था कि अनंत प्रदेशों में वे कितनी प्रसिद्ध जोड़ी थीं। दोनों ही शैतानी पागल थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके मन में सच्चा और गहरा स्नेह था। किंगफ्रीक सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के प्रति पूरी तरह वफादार था और जब भी वे किसी साहसिक यात्रा पर निकलते तो वह हमेशा सेक्लॉर्ड को अपने सामने आने वाले खजानों में से चुनने का मौका देता था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम थोड़ा ज्यादा स्वार्थी था और अक्सर सबसे अच्छी चीजें पहले खुद को देता था, लेकिन उसके दिल में किंगफ्रीक सचमुच खुद के बाद दूसरे नंबर पर था। 2 दिन बाद नाइनडस्ट, डार्कनॉर्थ। आसमान में एक तेज आवाज गूंजी। वे इस समय एक विशाल बर्फीले मैदान में थे। इस इलाके पर बर्फ की एक मोटी परत बिछी हुई थी और जहां तक नंगी आंखों से देखा जा सकता था वह फैली हुई थी। निंग का समूह लड़ता रहा और धीरे धीरे भागता रहा। पिछले 2 दिनों में उन्होंने एक बार और जाल बिछाया था, लेकिन डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड स्नोजॉय ने जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया था। कौन है? निंग और नाइनडस्ट दोनों दूर की ओर देखने लगे और डाउलॉर्ड स्नोजॉय और डाउलॉर्ड शाका भी। दूर से 2 आकृतियां उनकी ओर साथ साथ चल रही थीं। पहला लाल आंखों वाला एक आदमी था जो सुंदर सुनहरे वस्त्र पहने हुए था और जिसके चेहरे से अवर्णनीय वैभव की आभा निकल रही थी। दूसरा एक बदसूरत आदमी था जिसकी पीठ पर एक विशाल तलवार लटकी हुई थी। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम,
किंग फ्रीक, निंग और नाइन डस्ट दोनों के दिल बैठ गए। वर्तमान शीर्ष 5 डाउनलॉर्ड्स में से वाइनसेज और पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार की प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी। इस यात्रा से पहले डाउनलॉर्ड ड्रीमलो काफी शांत स्वभाव का था और रेडिएंट किंग को हराने के बाद ही वह प्रसिद्ध हुआ। जाहिर है वह कोई बुरा भी नहीं था। हालांकि सेक्लॉर्ड टाइमर ड्रीम वास्तव में एक राक्षसी व्यक्ति था और किंग फ्रीक उसका सबसे खतरनाक गुलाम था। टाइमर ड्रीम और किंग फ्रीक आ गए हैं। डाउनलॉर्ड शाका ने मन ही मन कहा, भाई स्नोजॉय, अब जब वे आ गए हैं तो मुझे लगता है कि नाइन डस्ट का समूह हमारा सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि हमें वोइडजी जेडसील हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा, वरना यह शायद टाइमर ड्रीम के हाथों में चला जाएगा। सहमत? डाउनलॉर्ड स्नोजॉय भी उदास हो गया। चलो मिलकर काम करते हैं। एक बार सील पकड़ लेने के बाद हम मिलकर भागने की कोशिश करेंगे, चाहे सील किसी के भी हाथ लगे। सहमत? डाउनलॉर्ड शाका ने सिर हिलाया। दोनों ने तुरंत जीवन भर की शपथ ली और गठबंधन कर लिया। अगर डाउनलॉर्ड स्नोजॉय ने वोइडजी जेडसील हासिल भी कर ली तो भी भागने के लिए उसे डाउनलॉर्ड शाका जैसी गति की जरूरत होगी। इस समय सील हाथ में आते ही जितनी जल्दी हो सके भाग जाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। रेडिएंट किंग अपनी तेज गति की वजह से ही भागने में कामयाब रहा था। जहां तक डाउनलॉर्ड शाका की बात है, उसे डाउनलॉर्ड स्नोजॉय की ताकत की जरूरत थी। शाका खुद भी दूसरे सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स की तुलना में काफी कमजोर था। वह किसी भी असली दुर्जय का सामना नहीं कर पाता। जब दोनों ने साथ मिलकर काम किया तो उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा किया। अच्छे लड़के बनो और वोइडजी जेडसील सौंप दो। सेक्लॉर्ड टाइमर ड्रीम धीरे से पास आया, उसकी आवाज ठंडी थी। मेरे हिसाब से तुम उस जाल का इस्तेमाल हर 2 या 3 दिन में एक बार ही कर पाओगे। कुछ समय तक तुम इसे फिर से सक्रिय नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भागने की कोई जगह नहीं है। इसे सौंप दो। हाँ, 4 सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स, क्या किस्मत है। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी छड़ी उठाई और उड़ते हुए जहाज के ऊपर से जोर से हंसने लगा। 4 सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स से अकेले लड़ना, बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा खून खौल उठता है। आओ आओ, तुम चारों एक साथ हमला कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सब कितने मजबूत हो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो या नहीं। अगर ऐसा है तो चलो हमला करते हैं, सेक्लॉर्ड टाइमर ड्रीम ने ठंडे स्वर में कहा। मार डालो। डाउनलॉर्ड शाका और डाउनलॉर्ड स्नोजॉय सबसे पहले हमला करने वाले थे। सभी एक दूसरे के काफी करीब होने के कारण एक दूसरे के बेहद करीब थे और जो भी सबसे पहले वोइडजी जेडसील पर कब्जा करेगा उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। मार डालो। किंग फ्रीक ने अपने पीछे के म्यान से अपनी विशाल तलवार निकाली और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड की ओर भी हमला किया। चलो। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड उनका इंतजार कर रहा था, लंबी छड़ी तैयार की। धमाका। जैसे जैसे वे लड़ते गए, हर दिशा में शक्ति की लहरें फूटने लगीं। आसपास के इलाके की बर्फ को तहस नहस कर दिया और तब तक फैलती रहीं जब तक कि दूर कुछ अवरोधों ने उन्हें रोक नहीं दिया। नाइन डस्ट ने डाउनलॉर्ड शाका, डाउनलॉर्ड स्नोजॉय और किंग फ्रीक से अकेले ही आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी। धमाक। डाउनलॉर्ड स्नोजॉय ने नाइन डस्ट की छाती पर हथेली से वार किया। स्लैश। किंग फ्रीक ने अपनी कटार से नाइन डस्ट की जांघ पर जोरदार वार किया। वार। डाउनलॉर्ड शाका ने अपना लंबा भाला नाइन डस्ट की दाहिनी भुजा में घोंप दिया। हमलों की इस बौछार से नाइन डस्ट पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके शरीर के घायल हिस्से पानी में घुल गए और फिर पूरी तरह से सुरक्षित होकर पुनः बन गए। दूर स्थित संप्रदाय स्वामी टाइमर ड्रीम ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। ये लानत मलानत प्राचीन साधक सचमुच बहुत वीर है और उसने एक अजेय जलरूप में महारत हासिल कर ली है। उसकी शक्ति के समग्र स्तर पर अन्य सर्वोच्च डाउनलॉर्ड उसे बिल्कुल भी घायल नहीं कर पाएंगे। वे उसे अपनी दिव्य शक्ति का ज्यादा उपयोग भी नहीं करवा पाएंगे। ब्रह्मांड के खजाने के बावजूद वाइनसेज के लिए भी उसे मारना मुश्किल होगा। इस अजेय जलरूप ने नाइन डस्ट को अपने दिव्य शरीर को पानी की एक अंतहीन धारा में बदलने की अनुमति दी। आप इसे काट भी सकते थे, लेकिन ये बिना रुके बहती रहती। उसे मारना कोई उपाय नहीं था। सच तो ये है कि डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने भी इसी तरह के एक्वा फॉर्म में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वह खंडित अभिलेखों पर आधारित था। हालांकि उसका डाव रक्षा उन्मुख होने के मामले में थोड़ा ज्यादा ही उग्र था। आक्रमण शक्ति में वह पैट्रियार्क क्लियरविन से भी कमजोर था। इसके बावजूद उसकी रक्षात्मक क्षमता इतनी थी कि फाइंड क्वीन डिस्ट्रेन भी उसका पीछा करते हुए उसे केवल भारी चोट पहुंचा पाई थी। नाइन डस्ट का अजेय जलरूप सोलेस्की से कहीं बेहतर था, जिससे वह किंग फ्रीक, स्नोजॉय और शाका के हमलों को नजरअंदाज कर सकता था। तीनों सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वोइडजी जेडसील मेरे हाथ में है, तुम इसे मुझसे लेने के बारे में भूल जाओ। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड जोर से हंसा। सपने देखना बंद करो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे अजेय जलरूप को नहीं तोड़ पाओगे। पुस्तक 32, अध्याय 16, अंतिम हेगमोन दाओसील। नाइन डस्ट। दूर से सेक्लॉर्ड टाइमर ड्रीम ने अचानक चीख मारी। उसकी आवाज क्षणिक और अस्पष्ट थी, जो नाइन डस्ट के कानों में, यहाँ तक कि उसके मन और आत्मा में भी गूंज रही थी। अच्छा नहीं। नाइन डस्ट चौंक गया जब उसके सामने फूलों और नदियों के सागर से भरी एक खूबसूरत घाटी दिखाई दी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से बर्फीले मैदानों पर 3 डाउनलॉर्ड्स के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल था। मेरे लिए ब्रेक। नाइन डस्ट मन ही मन दहाड़ा। धमाका। आखिरकार वह भ्रम को तोड़ने में कामयाब हो गया और असली दुनिया को एक बार फिर अपने सामने ला खड़ा किया। धमाक धमाक। नाइन डस्ट को लगा जैसे उस पर एक भयानक शक्ति का प्रहार हुआ हो। पूरी तरह से अचंभित होकर वह मुंह में खून थूकने और वार से गिर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने ये भी महसूस किया कि एक जंजीर उसके शरीर के चारों ओर मजबूती से लिपट गई है। नाइन डस्ट। दूर खड़ा जी निंग भी बेचैन था।
ये सब बहुत जल्दी हुआ था। सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स के बीच युद्ध अविश्वसनीय गति से हुए। हालांकि नाइनडस्ट केवल एक क्षण के लिए ही भ्रम में फंसा था, लेकिन उसके लिए 2 प्रहार सहना और फंसकर बंध जाना ही काफी था। किंगफ्रीक ने जंजीर का दूसरा सिरा पकड़ रखा था, जो अब नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के चारों ओर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था। फुसफुसाहट। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का दिव्य शरीर अचानक पानी की एक अंतहीन धारा में बदल गया, जो जंजीरों के बीच से बहकर उनके पीछे चली गई, फिर उनके बाहर पुनः निर्मित हो गई। कितना प्रभावशाली टाइम ड्रीम है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का चेहरा राख सा हो गया था। वह सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम को घूर रहा था। वह सचमुच आधुनिक युग में भ्रम की कला में सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड है। दुर्भाग्य से मैं अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ। अगर मैं होता तो तुम मेरे भ्रमों से मुक्त नहीं हो पाते, सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने शांति से कहा। वह अभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। इस युग में वह सबसे शक्तिशाली शुद्ध हृदय बल साधक था। वाइनसेज कुल मिलाकर उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन केवल हृदय बल में ही कमतर था। हालांकि ये केवल इस युग की बात थी। ऐतिहासिक दृष्टि से कई अन्य हृदय बल साधक डाउनलॉर्ड्स थे जो उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। वास्तव में सर्वोच्च हार्टफोर्स कल्टीवेटर डाउनलॉर्ड्स लगभग हमेशा अपने युग के निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स होंगे। नाइनडस्ट, क्या तुम ठीक हो? निंग ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट लगी है। मैं एक प्राचीन साधक हूँ। मेरा दिव्य शरीर सामान्य साधकों से कहीं बेहतर है। नाइनडस्ट ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। पदार्थ और शक्ति की दृष्टि से उसका शरीर वास्तव में चौथे चरण के सामान्य डाउनलॉर्ड से अथाह रूप से बेहतर था। हमला जोर से करो और उसे और ज्यादा चोट पहुंचाओ। दूर स्थित सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने शाका, स्नोजॉय और किंगफ्रीक को मानसिक रूप से संदेश भेजा। नाइनडस्ट के अजेय जल रूप से निपटना मुश्किल है। वाइनसेज भी उसे सीधे हमलों से नहीं मार पाएगा। मैं उसके खिलाफ लगातार हार्टफोर्स इल्यूजन का इस्तेमाल करूंगा और उसके लिए अपना जलरूप बनाए रखना नामुमकिन कर दूंगा, जबकि तुम तीनों उसे बार बार घायल करोगे। जब उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वह मर जाएगा। शाका और स्नोजॉय ने एक दूसरे को देखा। दोनों जानते थे कि एक सर्वोच्च डाउनलॉर्ड को मारना बहुत मुश्किल है, खासकर जब उसका शरीर अजेय जलरूप वाला हो। उन्हें वास्तव में सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम की जरूरत होगी, जो नाइनडस्ट को बार बार परेशान करे और उसे कुछ समय के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण खोने पर मजबूर करे। ऐसा होने पर उसका शरीर कुछ समय के लिए अपने मूल रूप, एक प्राचीन साधक के शरीर में बदल जाएगा। तभी वे नाइनडस्ट को नुकसान पहुंचा पाएंगे। अगर नाइनडस्ट पूरी तरह से जागा हुआ और मानसिक रूप से सतर्क हो तो वह हमेशा अपने अजेय जलरूप को बनाए रख सकता है। ऐसे में उसे चोट पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होगा। धमाका, टकराना। सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने दूर से हृदय बल भ्रम उत्पन्न करना जारी रखा, जबकि शाका, स्नोजॉय और किंगफ्रीक ने उग्रता से आक्रमण जारी रखा। नाइनडस्ट, निंग ने नाइनडस्ट की रक्षा के लिए अपनी हृदय शक्ति को उन्मत्तता से छोड़ दिया। धमाका, सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम की हृदय शक्ति के प्रचंड उभार ने निंग की सुरक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अपने वर्तमान स्तर पर निंग नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ था। मैं ठीक हूँ, डार्कनॉर्थ। मैं ठीक हूँ। अब तक मैंने बहुत कम दिव्य शक्ति का उपयोग किया है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने मन ही मन संदेश भेजा। समय एक के बाद एक बीतता गया। चारों दुश्मन डाउनलॉर्ड्स ने निंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्हें साफ दिख रहा था कि नाइनडस्ट ही उनका असली दुश्मन था, और उन्हें ये भी यकीन था कि वोइडजी जेडसील नाइनडस्ट के हाथों में है। वे समझ सकते थे कि नाइनडस्ट निंग की टीम का सबसे ताकतवर सदस्य था, जिसका मतलब था कि सील तार्किक रूप से उसके हाथ में होनी चाहिए। अगर वह किसी और के हाथ में होती तो वह टीम की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता। पलक झपकते ही 1 और आधा दिन बीत गया। हा, यार, तुम तीनों मुझे अपने वार से सचमुच डंक मारने लगे हो। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पानी की एक विशाल धारा में बदल गया, जिसके बीचों बीच एक व्यक्ति की धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों बाद आकृति के हाथ में एक स्पिरिट पिल प्रकट हुई और फिर आकृति ने उसे निगल लिया। इस लड़ाई में मैंने सचमुच अपनी काफी दिव्य शक्ति खर्च कर दी है। अब स्पिरिट पिल खाने का समय आ गया है। धत तेरी की। नाइनडस्ट का दिव्य शरीर बहुत शक्तिशाली है और उसमें एक मजबूत सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता भी है। हम उसे घंटों पीटते रहे, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वह सिर्फ एक गोली से ही ठीक हो गया। इसका कोई अंत नहीं होगा। डाउनलॉर्ड शाका, डाउनलॉर्ड स्नोजॉय और किंगफ्रीक सभी चिंतित हो रहे थे। ठीक है, चलो लड़ते रहते हैं। मुझे कहना होगा, टाइम ड्रीम के हृदय बल भ्रम बहुत शक्तिशाली हैं। वे मेरे दाव हृदय को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका साबित हो रहे हैं। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बहुत अच्छे मूड में था। नाइनडस्ट, हम तुम्हें जितनी देर तक बांधे रखेंगे उतने ही ज्यादा डाउनलॉर्ड आएंगे। जल्द ही 5वां सर्वोच्च डाउनलॉर्ड आएगा, उसके बाद 6ठा भी। अंत में तुम हम सबको संभाल नहीं पाओगे, सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने ठंडे स्वर में कहा। अगर ऐसा है तो मैं वॉर्डजी जेडसील फेंक दूंगा। नाइनडस्ट हंसा। टाइम ड्रीम, तुम्हारे हाथों कई प्राचीन साधक मारे गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वॉर्डजी जेडसील तुम्हें कभी दूंगा? धिक्कार है तुझ पर। सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम के चेहरे पर एक भद्दी सी मुस्कान थी। ये याद रखना जरूरी है कि वाइनसेज और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आ रहे थे। वाइनसेज के आ जाने पर कौन उससे मुकाबला कर पाएगा? फ्रीको। सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम ने किंगफ्रीक को मन ही मन संदेश भेजा। उस पर रेड स्केटर वेनम का प्रयोग करो। किंगफ्रीक खुद को रोक नहीं पाया और सेक्लॉर्ड टाइम ड्रीम की तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन जवाब दिया, सेक्लॉर्ड, हमारे पास सिर्फ एक ही बोतल है। क्या आपको यकीन है? इसका उपयोग करो।
सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने सिर हिलाया। रेड स्किटर वेनम उन दोनों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे भयानक जहर था और उन्हें ये टेरस्टाजिया में साहसिक कार्य करते हुए मिला था। यह एक घातक जहर था जिसे डॉन वॉर के दौरान विकसित किया गया था और यह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के पास उपलब्ध सबसे बड़ा जानलेवा तुरुप का इक्का था। इस तरह का जहर हर डॉलॉर्ड के लिए एक बुरा सपना था। जब से सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने इसे हासिल किया था तब से वह इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, लेकिन वोएडजी जेडसील के लिए कुछ भी करने लायक था। धमाका। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड एक बार फिर हार्टफोर्स भ्रम से ग्रस्त हो गया। उसके चारों ओर पानी का अंतहीन प्रवाह तुरंत रुक गया। फिर धीरे धीरे उसके सामान्य शरीर में आकार लेने लगा, जिस पर शाका, स्नोजॉय और किंगफ्रीक लगातार हमला करते रहे। जैसे ही किंगफ्रीक ने हमला किया, उसने अचानक गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ से भरी एक बोतल निकाली और उसे चकनाचूर कर दिया। फुसफुसाहट। गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ की एक धारा ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के शरीर पर तुरंत आक्रमण कर दिया। ये तरल पदार्थ की धारा नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, लेकिन ये भ्रामक भी लग रही थी। ये सीधे उसके शरीर में समा गई और उसकी आत्मा में व्याप्त हो गई। यह एक भयानक प्रकार का जहर था जिसे डॉन युद्ध के दौरान दुश्मनों से निपटने के लिए विकसित किया गया था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड वापस इंसानी रूप में बदल गया। फिर जमीन पर लौटने लगा और दर्द से चीखने लगा। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर बदसूरत लाल लकीरें फैली हुई थीं। नाइनडस्ट। निंग को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि नाइनडस्ट जैसा महान डाउलॉर्ड किस तरह के दर्द और पीड़ा के कारण इतनी बुरी तरह चीख रहा होगा। नाइनडस्ट को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। निंग ने हमला किया और उन्मत्तता से चिल्लाया, हम तुम्हें वोएडजी जेडसील देंगे। लाल बिखरने वाले विष का कोई प्रतिकारक नहीं है। एक बार ये तुम्हें छू ले तो तुम कुल 12 दिनों तक भयंकर पीड़ा सहोगे। यह विष शक्तिशाली शाश्वत सम्राटों के विरुद्ध प्रयोग के लिए था। नाइनडस्ट का दाव, हृदय या आत्मा इसे झेलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकती। वह अब अपना अजेय जलरूप भी नहीं बचा पा रहा है। उसे मार डालो, फिर उससे वोएडजी जेडसील ले लो। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ठंडी हंसी हंसा। डाउलॉर्ड शाका और डाउलॉर्ड स्नोजॉय दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। रेड स्किटर वेनम, उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने डाउलॉर्ड नाइनडस्ट को इस तरह दर्द से चीखते देखा तो वे डर के मारे कांप उठे। नाइनडस्ट की चीखें निंग के कानों में गूंज रही थीं, लेकिन उसके पास नाइनडस्ट को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। इससे निंग को अफसोस और बेबसी का एहसास हुआ। नाइनडस्ट दर्द से चीखता रहा, बीच बीच में पलटकर निंग की तरफ देखता। उसकी आंखें पीड़ा और हताशा से भरी थीं और उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह बोलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे मार डालो, हमला करो। किंगफ्रीक नाइनडस्ट की ओर बढ़ा। मार डालो उसे। शाका और स्नोजॉय ने एक दूसरे को देखा। ये दया दिखाने का समय नहीं था, उन्हें वोएडजी जेडसील को जब्त करना था। निंग बहुत कमजोर था, उसके पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से मन ही मन कहा, बड़े भाई सोलेस्की, बड़े भाई सोलेस्की, चलो वोएडजी जेडसील सौंप देते हैं। बड़े भाई सोलेस्की, बड़े भाई सोलेस्की। डाउलॉर्ड सोलेस्की निंग की संपत्ति दुनिया में एकांत ध्यान में लीन थे तथा बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संचार स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्या? निंग घबरा गया। सोलेस्की ऐसे समय में एकांत साधना में चला गया था। रुको। निंग ने अपनी 6 उत्तरी धनुष तलवारें निकाली और आगे बढ़कर नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी को पकड़ लिया। नाइनडस्ट लगातार दर्द से चीख रहा था। उसकी आंखें विनती से भरी हुई थीं और वह निंग को घूर रहा था। वह सचमुच चाहता था कि निंग उसे मार डाले और उसे और कुछ न सहने दे। बस एक विचार के साथ निंग ने नाइनडस्ट को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया। इस समय नाइनडस्ट पूरी तरह से असहाय था और बिल्कुल भी लड़ने में असमर्थ था। अगर वह यहाँ बाहर रहता तो शायद जल्द ही उसकी मौत हो जाती, इसलिए निंग के पास उसे घसीटकर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या तुम मरना चाहते हो, बच्चे? किंगफ्रीक ने अपने हाथों में बड़ी सी कटार लहराई। धमाका। निंग पीछे की ओर उड़ गया, जबकि किंगफ्रीक लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। मर जाओ। निंग पीछे की ओर उड़ते हुए गिरा। उसने अपने दाहिने हाथ में एक गहरे नीले रंग का क्रिस्टलीय पत्ता निकाला। ये दूसरी और आखिरी दाव मुहर थी जो तलवार के आधिपत्य ने उसे दी थी। फ्रैक। उसने गहरे नीले पत्ते को चकनाचूर कर दिया। पुस्तक 32, अध्याय 17, दाव सील की शक्ति। गहरे नीले रंग का क्रिस्टल पत्ता चकनाचूर हो गया और उसके अंदर छिपी भयानक शक्ति का सैलाब पूरी तरह से प्रकट हो गया। हालांकि यह तलवार के आधिपत्य के पूर्ण शक्ति प्रहार का केवल एक अंश ही था, फिर भी इस प्रहार की शक्ति पवित्र नगरों के 8 स्वामियों में से किसी एक के पूर्ण शक्ति प्रहार से कहीं अधिक थी। इस शक्ति के स्तर का विरोध सबसे महान डाउलॉर्ड भी नहीं कर सकता था। नाइनडस्ट। निंग के दिल में पछतावा और गुस्सा दोनों ही थे। तुम सब मर सकते हो। निंग के अंदर जानलेवा इच्छा शक्ति भर गई और उसने अविश्वसनीय शक्ति का वह प्रवाह सक्रिय कर दिया। तुरंत ही निंग के आसपास एक विशाल भयावह तलवार का भ्रम प्रकट हो गया। मायावी महातलवार क्षैतिज रूप से पड़ी थी, जिससे स्पेस टाइम स्थिर हो गया और कर्म स्वयं ही नष्ट हो गया। इसकी अविश्वसनीय भयावह उपस्थिति ने किंगफ्रीक, डाउलॉर्ड शाका, डाउलॉर्ड स्नोजॉय और यहाँ तक कि सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम को भी पीला कर दिया। ये कैसे संभव है? कोंगसन को मारते समय उसने इनमें से एक चीज इस्तेमाल कर ली थी, उसके पास दूसरी कैसे है? ये दूसरी बार था जब डाउलॉर्ड शाका का सामना इस भयानक मायावी महातलवार से हुआ था। दांत पीसते हुए उसने तुरंत सबसे शक्तिशाली सुरक्षा खजाना निकाला जो उसने वेवशिफ्ट क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले खरीदा था, जिससे उसके हाथ में एक हथेली के आकार का काला बीज प्रकट हुआ। भाई स्नोजॉय, हिलना मत। डाउलॉर्ड शाका ने मन ही मन कहा।
धड़ काला बीज धूल के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया क्योंकि उसके भीतर की शक्ति मुक्त हो गई। बेल जैसी लताएं उस टूटे हुए काले बीज से तेजी से उगाईं, हर दिशा में फैल गईं और तेजी से शाका और स्नोजॉय दोनों को सिर से पांव तक ढक लिया, जिससे लगभग 30 मीटर व्यास का एक बेल का घन बन गया। शाका और स्नोजॉय इस रतन बेल के घन से पूरी तरह ढके और सुरक्षित थे। नाइनडस्ट हमारे रेड स्केटर विष से जहरीला हो गया है और अब कोई खतरा नहीं है। उसे मार डालने के बाद वॉइडजी जेडसील हमारा हो जाएगा। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम नाइनडस्ट की दिशा में नजदीक आने लगा था और शाका, स्नोजॉय और किंगफ्रीक भी आगे बढ़ गए थे। उन सभी को पता था कि वॉइडजी जेडसील किसी के हाथ लगने वाला है। अगर वह और पास जाता तो उसके लिए संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। क्या डार्कनॉर्थ ने सचमुच नाइनडस्ट को अपनी जागीर की दुनिया में खींच लिया? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम मुस्कुराया। वह मौत को दावत दे रहा है। पहले हमारा पूरा ध्यान नाइनडस्ट पर था और हम उससे परेशान नहीं हो सकते थे। हमें कुछ ही सेकंड में उसका सफाया कर देना चाहिए। हालांकि नाइनडस्ट अवर्णनीय पीड़ा झेल रहा था, फिर भी वह मुझे मार डालो जैसे शब्द मुंह से निकाल पा रहा था, जिससे पता चलता था कि वह थोड़ी बहुत चेतना बनाए रखने में सक्षम था। निंग उसके पक्ष में था, इसलिए वह निंग की संपत्ति दुनिया में खींचे जाने का विरोध नहीं कर सका। हालांकि दूसरों को यह मौका नहीं मिलेगा, तो फिर मर जाओ। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम किंगफ्रीक शाका और स्नोजॉय के पीछे पीछे सीधे निंग की ओर बढ़ा। जिस तरह सोलविंड नजदीकी मुकाबले में अच्छा था, उसी तरह सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम भी नजदीकी मुकाबले में एक अव्वल दर्जे का डाउनलॉर्ड था। धमाका, आकाश अंधकार में हो गया, दुनिया शांत हो गई, समय और स्थान ठहर गए, कर्म स्वयं कट गया। एक विशाल विस्मयकारी शक्ति का आभास प्रकट हुआ जब एक विशाल मायावी महान तलवार अचानक हवा में प्रकट हुई। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम स्तब्ध रह गया, उसका पहले जैसा आत्मविश्वास खत्म हो गया। वह और किंगफ्रीक दोनों ही दुष्ट व्यक्ति थे जो कई वर्षों से अनंत प्रदेशों में भटक रहे थे। परिणामस्वरूप उन्होंने अतीत में कई शक्तिशाली महाशक्तियों से युद्ध किया था और कई भयानक दावसीलों का सामना किया था। हालांकि उसके सामने रखी मायावी महान तलवार ने उसे इतना भय दिया कि वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। आखिरकार तलवार हेगेमॉन की विशेषज्ञता विनाशकारी हमलों में थी। अजीब, सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम मन ही मन चिल्लाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके हाथों में एक चमकदार सुंदर बर्फ का फूल आ गया। सेक्लॉर्ड भयभीत किंगफ्रीक भी उन्मत्तापूर्वक पीछे हट रहा था और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के साथ पुनः मिलने की कोशिश कर रहा था। फुसफुसाहट, बर्फ का फूल खिल गया, फैलकर आसपास के क्षेत्र को ढक लिया और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और किंगफ्रीक दोनों की रक्षा की। आमतौर पर सबसे कीमती खजाने सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के हाथों में ही रहते थे। अगर उन्हें दूसरी प्रति मिल जाती तो ही खजाना किंगफ्रीक के पास जाता। रेड स्केटर वेनम जैसे खजाने जिनका इस्तेमाल नजदीकी लड़ाई में करना होता था, टाइमड्रीम किंगफ्रीक को दे देता था, क्योंकि किंगफ्रीक ही अग्रिम पंक्ति में युद्ध में भाग लेने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि ये फूल एक सुरक्षात्मक खजाना था जो सक्रिय होने पर एक संरचना को प्रकट कर देता था। इस संरचना का इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल बाहरी हमलों का विरोध करने के लिए भी किया जा सकता था। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के पास ये सबसे शक्तिशाली हथियार था। सुंदर फूल ने किंगफ्रीक और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम को अपने चारों ओर लपेट लिया तथा अनेक परतों में उनकी रक्षा की। चारों सर्वोच्च दाउलॉर्ड्स में से एक भी निंग की मायावी महातलवार से बच नहीं पाया। इसके बजाय उन्होंने उसे रोकने के लिए अपने पास मौजूद सबसे शक्तिशाली सुरक्षा खजाने का इस्तेमाल किया। खुद बच निकलना, सभी जानते थे कि यह नामुमकिन है। मर जाओ। निंग ने सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम और किंगफ्रीक को और उनके आसपास के उस विशाल फूल को गौर से देखा। वह सबसे ज्यादा उन दोनों को मारना चाहता था, क्योंकि उन्होंने ही नाइनडस्ट में जहर मिलाया था। धमाका, उस मायावी महातलवार ने सीधे उस विशाल फूल को चीर दिया। फूल घूमते ही कांपने लगा, उसकी पंखुड़ियां हमले के जोर से एक तरफ खिसकने लगीं। जैसे जैसे पंखुड़ियां घूमती रहीं, भयानक शक्ति की लहरें हर दिशा में बाहर की ओर फूटने लगीं। धमाका, धमाका, धमाका। पास ही के डाउलॉर्ड स्नोजॉय और डाउलॉर्ड शाका अपनी बेलों की दुनिया में सुरक्षित थे और शक्ति की लहरें उन पर भी टूट पड़ीं। हालांकि बेलें अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं और बल का प्रतिरोध करने में कामयाब रहीं। बिल्कुल भयानक। हम उसकी पूरी शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा ही झेल रहे हैं जो हमारी ओर मोड़ दी गई है। यह अभी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बेल के गोले से सुरक्षित स्नोजॉय और शाका के चेहरे पर राख जैसी चमक थी। ये कैसे हो सकता है? सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम का चेहरा भी फूलों की संरचना में अपनी स्थिति से राख सा हो गया। वह संरचना का नियंत्रण संभाल रहा था और इसलिए साफ साफ समझ सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पुष्प समूह में अविश्वसनीय सहन शक्ति थी और यह शक्ति को एक तरफ धकेलकर शेष को सहन करने के सिद्धांत पर काम करता था, जिससे किसी भी हमले का 90% से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो जाता था। फिर भी इस मायावी महातलवार का कटावकारी हमला स्पष्ट रूप से पुष्प समूह की सहन शक्ति से कहीं ज्यादा शक्ति प्रकट कर रहा था। इसकी पंखुड़ियां पहले से ही फटने और टूटने लगी थीं। ये टूटने ही वाला है। आखिरकार एक पंखुड़ी पूरी तरह टूट गई, फिर दूसरी पंखुड़ी भी टूट गई, उसके बाद तीसरी, और जैसे जैसे ऐसा हुआ, पास के बेल के गोले को मिलने वाली बिजली भी धीरे धीरे कम होने लगी। अच्छा नहीं है। जल्दी। किंगफ्रीक और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने लगभग एक साथ अपनी रक्षा के लिए 2 अनोखे सुरक्षात्मक खजाने तैयार किए। हालांकि यह संरचना उनके पास मौजूद एकमात्र हेगेमॉन स्तरीय खजाना था, फिर भी उनके पास कई ऐसे खजाने थे जो पवित्र नगरों के 8 स्वामियों के बराबर शक्तिशाली थे। जहां तक कमजोर खजानों की बात है, वे किंगफ्रीक और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम के बराबर ही थे और इसलिए उनके किसी काम के नहीं थे।
गड़गड़ाहट, फुसफुस, फुसफुस। आखिरकार फूलों का समूह पूरी तरह से फट गया और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। मायावी महान तलवार की बची हुई शक्ति सीधे किंग फ्रीक और सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम की ओर जा गिरी। धमाक, 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 धमाक। उनके चारों ओर खड़ी की गई दीवारें तुरंत टूटने लगीं क्योंकि वे दोनों पीछे की ओर गिर गए। धम्मा। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम बर्फीली जमीन पर जोर से गिरा, जिससे उसके चारों ओर बर्फ की लहर दौड़ गई। उसने मुंह भर खून थूका, लेकिन उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी के भाव थे। बच गया, मैं बच गया, बच गए, हम दोनों बच गए। किंग फ्रीक भी खुशी से भर गया। केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उस प्रहार का व्यक्तिगत रूप से सामना किया था कि वह कितना भयानक था। तलवार हेगेमॉन की मायावी महान तलवार एक सीधा सीधा विनाशकारी प्रहार था। उसकी ऊर्जा के बचे हुए अंश भी किंग फ्रीक और सेक्लॉर्ड को आतंकित और भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे। इसने पहले एक हेगेमॉन स्तरीय संरचना को नष्ट किया, फिर 4 अन्य सुरक्षात्मक खजानों को नष्ट कर दिया, और फिर भी इसमें हम दोनों को घायल करने की शक्ति थी। कितना भयानक खजाना है। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम ने दूर खड़े निंग को घूरा, उसकी आंखें हत्या से भरी थीं। उसने हमारे कई खजाने नष्ट कर दिए। मार डालो फ्रीक। मैं करूंगा। किंग फ्रीक भी क्रोधित हो गया। वह क्रोधित कैसे न होता, नाजुक दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ ने उसे मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। उसने तुरंत अपनी बड़ी तलवार निकाली और सीधा निंग की ओर दौड़ा। सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम दूर से देख रहा था, इस बार उसका पीछा नहीं कर रहा था। सच तो ये है कि निंग द्वारा उस हेगेमॉन दाव सील के इस्तेमाल से वह बुरी तरह डर गया था। शायद उसके पास दूसरी नहीं होगी, है ना? किसी व्यक्ति के लिए इतने बड़े खजाने की एक प्रति होना ही अविश्वसनीय था। 2 तो अकल्पनीय होगा। 3 क्या ये मिट्टी जितना आम था? सच तो ये है कि निंग की शक्ति को देखते हुए उसके लिए साहसिक कार्यों के जरिए ऐसे खजाने हासिल करना बेहद मुश्किल होता। तलवार के आधिपत्य ने उसे मानद शिष्य के रूप में स्वीकार करने के कारण ही उसे केवल 2 ही देने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार के आधिपत्य को पता था कि उसकी मृत्यु निकट और अपरिहार्य है, इसलिए वह इन दाव मुहरों को बनाने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार था। सामान्य परिस्थितियों में ब्राइट शो आधिपत्य जैसे व्यक्ति भी मात्र मानद शिष्यों को इतनी भयानक शक्ति वाली दाव मुहरें देने को तैयार नहीं होते। एक दाव सील में जितनी ज्यादा शक्ति होगी, उसे बनाना उतना ही मुश्किल होगा। सामान्य युद्ध में तलवार का आधिपत्य आसानी से 10 या 20 पूरी ताकत से वार कर सकता था, लेकिन उस सारी शक्ति को एक दाव सील में समेटना और संपीड़ित करना बेहद मुश्किल था। अगर वह अपनी पूरी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा, शायद पवित्र नगरों के 8 स्वामियों जितनी शक्ति लगा दे, तो चीजें बहुत आसान हो जाती। लेकिन एक दाव सील में पूरी ताकत से वार करने के लिए वाकई बहुत ज्यादा मेहनत और खर्च की जरूरत होती थी।